हेलो माय डियर क्लास 12th आईपी स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज का जो ये सेशन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें हम क्लास 12th आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक कोड 065 का चैप्टर 1 क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल फंक्शन, जो आपके सिलेबस में यूनिट 1 डेटाबेस क्वेरी और एसक्यूएल फंक्शन के नाम से दिया हुआ है, उसे कंप्लीट करेंगे। मींस की पूरी तैयारी इस यूनिट की, इस चैप्टर की मैं आपकी इस एक वीडियो में करवा देने वाली हूं, जिसकी मदद से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएगा तो आप उसका आंसर इजीली करके आ सकते हो। सो हो मेरे साथ तैयार, जल्दी से बुक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि पूरा एसक्यूएल आज के सेशन में हम कंप्लीट कर देंगे। सो वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर, और बिगिन कर रही हूं मैं आज का सेशन क्लास 12th आईपी स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें हम डेटाबेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो 2 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है उसमें 110% आपसे पूछा जाएगा। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस सेशन को शुरुआत करने से पहले कि डेटाबेस होता क्या है। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। डेटाबेस में जो एसक्यूएल पार्ट है वो होता क्या है, वो भी आपने 11th में पढ़ा होगा। बट यदि आपको अभी भी अच्छे से ये चीज क्लियर नहीं है कि मैम डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, कैसे कंप्लीट करें, किस तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि इसमें हमें जो क्वेरीज होती है वो बिल्कुल समझ नहीं आती है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, 0 लेवल से मैं आपको इस चैप्टर की, इस पूरी यूनिट की अच्छे से प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, ताकि कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन, कैसी भी क्वेरी आ जाए तो आप अटेम्प्ट करके आ सको और पूरे फुल मार्क्स लेकर आ सको, है ना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। सबसे पहले डेटा के साथ, डेटा क्या होता है? डेटा वो सारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं बेसिकली, जो आप को दिखते हैं, जो बेसिकली मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन जब आप उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हो तो वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाते हैं, ठीक है। सपोज मैंने बोला राम 23, 98, ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ बोला, है ना। और अब मैंने ऐसा बोला कि राम ने 23 और 98 कुछ मार्क्स अपने एग्जाम में अचीव किए। तो मैंने पहले जो बोला था राम 23, 98, ये क्या हुआ था? कुछ नंबर्स थे, कुछ अल्फाबेट्स थे, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक सेंटेंस में, तो ये एक इंफॉर्मेशन बन गई, राइट। तो डेटा और इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया। अब इस तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए, जो आजकल बहुत ज्यादा बल्क में डेटा स्टोर हो रहा है, आप कहीं भी जाओगे, आप चाहे कोई मॉल में जाते हो तो वहां पे कस्टमर्स का डेटा होता है, ठीक है। आप बैंक में जाते हो तो वहां भी कस्टमर्स का डेटा होता है, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनकी डिटेल होती है, ठीक है। यदि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पेशेंट का डेटा होता है। मतलब आप कहीं भी जाओ आपको डेटा मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज्ड वे में मेंटेन किया जाता है। तो डेटाबेस की जरूरत क्यों होती है? डेटाबेस की जरूरत हमें होती है बल्क में जो ये डेटा क्रिएट हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए। भाई किस फॉर्मेट में? तो इस डेटा को जिस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है उसे हम टैबुलर फॉर्मेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैबुलर फॉर्मेट। आई मेरी बात समझ में? तो टैबुलर फॉर्मेट में जब आप कंप्यूटराइज्ड वे में डेटाबेस में डेटा को मेंटेन करते हो, तो उस टाइप के डेटाबेस को हम कहते हैं रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी बुक में सबसे पहले रिलेशनल मॉडल के बारे में बताया होगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट टाइप के मॉडल होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ठीक है। जिसमें हम टैबुलर फॉर्मेट में, जो आपको यहाँ पे टेबल दिख रही है ना, इस तरीके से टैबुलर फॉर्मेट में क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करवाते हैं। So most commonly used data model for databases is the relational data model. In relational data model, the data is organized into tables, that is rows and columns. In these tables are called relations. और इन सारी tables को जो database में आप create करते हो उसे क्या कहते हैं? हम tables कहते हैं। आ रही है बात समझ में? A row in a table represent a relationship among the set of values. Means यदि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रिलेशनल डीबीएमएस में, आरडीबीएमएस में, रिलेशनल मॉडल में टेबल को किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना टेबल को हम यहां पर जानते हैं किस नाम से? रिलेशन के नाम से, ठीक है। अब इंडिविजुअल रो और कॉलम का अपना ही एक अलग मतलब होता है, ध्यान से समझना। सपोज मैंने ऐसा कहा यहां पर एक कस्टमर टेबल है। ये कौन सी टेबल है बेटा? कस्टमर टेबल है। तो ये कस्टमर टेबल हम क्या बोलेंगे कि ये कस्टमर रिलेशन है, जिसके अंदर आप देख रहे हो रो कॉलम में डेटा अरेंज है। तो यहाँ पे जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, जो हेडिंग्स आपको दिख रही है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे यहाँ पर फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स, कि इस कॉलम के ये फील्ड्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। ध्यान रखना, जो कॉलम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फील्ड्स कहते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं। क्लियर हुई बात अच्छे से? वहीं यदि मैं बात करूं रोज की, जैसे कस्टमर आईडी में XY001 आपको दिख रहा है, फर्स्ट नेम दिख रहा है, लास्ट नेम दिख रहा है, बर्थ डेट दिख रही है, ठीक है। तो वहीं यदि मैं बात कर लूं कि इसकी इन रो की जो रिकॉर्ड्स की जो आपने डेटा एंटर किया हुआ है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हर एक रो को टपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टपल, TUPLE, इंडिविजुअल को। और बाकी कलेक्टिवली इन सारे रो को हम क्या कहेंगे? रिकॉर्ड्स। क्या कहेंगे?
कि आप इस टेबल में रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे हो। तो रो को रिकॉर्ड कहते हैं या टपल कहते हैं, और कॉलम्स को फील्ड्स कहते हैं या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू बेसिस पे पूछ ले या फिर आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए ताकि आप आंसर करके आ सकते हो। तो बहुत बेसिक लेवल से मैंने स्टार्टिंग किया है। रिलेशनल मॉडल आपसे पूछा जा सकता है, क्या होता है ये बताना है, टेबुलर डेटा किस तरीके का होता है वो हमने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस तरीके का टेबुलर डेटा बनाने के लिए, जो अभी आपने ये टेबल देखी, इस तरीके का टेबुलर डेटा क्रिएट करने के लिए डीबीएमएस में, आरडीबीएमएस में जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं वो लैंग्वेज कौन सी होती है, एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म 110% एग्जाम में आता है, जिसे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अब ये जो डेटा आपने यहाँ पे देखा कस्टमर का डेटा, ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में है। आपको दिख रहा है ना, बकायदा रो कॉलम के साथ में आपने डेटा सही तरीके से एंटर किया हुआ है। कोई भी पर्सन इसको रीड करेगा तो आसानी से समझ जाएगा कि इसमें क्या है। तो जब डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप डेटाबेस में स्टोर करवाते हो, और अब आपको उस टेबल से कुछ डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जिस लैंग्वेज का यूज करते हो वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। होपफुली अब आपको यहाँ पे इनके मतलब भी पता चल रहे होंगे, स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है, क्वेरी का क्या मतलब है, लैंग्वेज का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में आपको क्या करना है, कुछ भी कोड करना होता है तो एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप C++, जावा का यूज कर सकते हो, पाइथन का यूज कर सकते हो, जो हमारे सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे भी, है ना। बिल्कुल वैसे ही जब आपको डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना है, टेबल में से डेटा को एक्सेस करना है, तो हम जिस लैंग्वेज का यहाँ पे यूज करेंगे वो SQL होगी। और आप जिस तरीके से डेटा एक्सेस करोगे, इसके लिए आप क्वेरी फायर करोगे, इसके लिए आप क्वेरी जनरेट करोगे, तो वो लैंग्वेज जिसमें आप टेबुलर स्ट्रक्चर से डेटा को क्वेरी के फॉर्मेट में एक्सेस करोगे वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होगी। तो इसकी डेफिनेशन यदि आ गई या इसका फुल फॉर्म यदि आ गया तो अब आप अच्छे से करके आओगे ना। SQL इज अ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा मैनिपुलेशन। इट इज यूज्ड टू क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट एंड मॉडिफाई डेटा। टेबल में से यदि आपको डेटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम SQL लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे, सपोज कस्टमर आईडी में मुझे कोई नया कस्टमर ऐड करना है, तो आई जस्ट ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, तो उसके लिए मैं क्वेरी लिखूंगी। ठीक है, मुझे कोई नई टेबल बनानी है, कोई सेल्स टेबल बनानी है, तो हम एक नई टेबल क्रिएट करेंगे, तो हम क्रिएट कमांड का यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारी कमांड्स होती हैं। ठीक है, चलिए अब इसे रन कहाँ करोगे भाई, RDBMS में SQL लैंग्वेज का यूज करोगे, आप क्वेरी लिखोगे तो कहाँ लिखोगे, उसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, राइट। तो वो सॉफ्टवेयर जिस पे हमने काम किया है उसका नाम है MySQL। मतलब जिस पे आप क्वेरीज लिखोगे, जिस सॉफ्टवेयर पे आप बेसिकली यहाँ पे कोड को रन करने वाले हो, वो कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया, किस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रही हूँ, SQL सॉफ्टवेयर की, MySQL सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो MySQL इज फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक RDBMS का फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो MySQL के बारे में भी यदि आपसे 2 मार्क्स में पूछ लिया कि विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर RDBMS या SQL क्वेरी लिखने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, नाम बताओ, MCQs में पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि हम MySQL का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि कैसा सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या बता के आओगे कि ये एक फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नाउ व्हाट इज ओपन सोर्स, जिस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आपको फ्री में मिलता है ना, फ्रीली आप सोर्स कोड को एक्सेस कर पा रहे हो, उस कोड में चेंज करके उसको नया वर्जन लॉन्च कर पा रहे हो, है ना। सोर्स कोड में जिस लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, वो लैंग्वेज का कोड आपको मिल रहा है और आप उसमें चेंजेस कर पा रहे हो, तो बेसिकली वो सोर्स कोड कहलाता है। तो MySQL एक ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर है, जैसे पाइथन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हो, जिसमें बेसिकली हम जो क्वेरीज का यूज करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें इंसर्शन, अपडेशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन करेंगे, वो MySQL सॉफ्टवेयर होगा। चलिए, अब इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, ये तो मैंने एक छोटा सा आपको 11th में जो आपने पढ़ा हुआ ना अभी तक, उसका ओवरव्यू बताया है। बट अब 12th में आपको किन किन टॉपिक्स को, जो मेन टॉपिक्स है, जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हें कवर करना है। मोर SQL कमांड्स विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस क्वेरीज इन डेटाबेस। फर्स्ट, हाउ टू यूज सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन क्या होते हैं, मल्टीपल रो फंक्शंस क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स को आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हो, ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन सेम क्राइटेरिया। सेम क्राइटेरिया पे यदि आपको एक से ज्यादा टेबल से या एक ही टेबल से सेम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सेस करना है तो ग्रुपिंग कैसे करते हो, और मल्टीपल टेबल से डेटा को कैसे एक्सेस करते हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं। तो ये 4 जो है ना, इस ओवरऑल यूनिट से पूछे जाने वाले मेन टॉपिक्स हैं
जो आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में होल सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और उससे पहले देख लो जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। आपकी बुक में एक कार शोरूम डेटाबेस क्रिएटेड है। आप यदि बुक खोल के बैठे होंगे आईपी की बुक कोड 065, तो उसमें कार शोरूम डेटाबेसेस क्रिएट होगा। उस डेटाबेस में 4 टेबल्स क्रिएटेड है, इन्वेंट्री, सेल, एम्प्लॉय एंड कस्टमर। और हर एक टेबल में आप देखोगे इस तरीके से जो कॉलम्स है वो क्रिएटेड है, ठीक है। इन्वेंट्री में कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर, मैन्युफैक्चर, फ्यूल टाइप है। सेल में ये सारे कॉलम्स है, एम्प्लॉय में ये सारे कॉलम्स है, कस्टमर में ये सारे कॉलम्स है ना। ये क्यों बता रही हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि एसक्यूएल लैंग्वेज में, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में आप कैसे डेटाबेस क्रिएट करोगे, किस तरीके से टेबल क्रिएट होगी, ठीक है। वहीं यदि मैं बात कर लूं इंडिविजुअल टेबल की, तो आप देखो इन्वेंट्री टेबल में बेसिकली इस तरीके से आपने रिकॉर्ड्स को एंटर किया हुआ है, ठीक है। जो रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली टेबल कैसे दिखेगी वो टेबल एक बार आप देख लो, ठीक है। कस्टमर टेबल में इस तरीके से डेटा एंटर किया हुआ है, कस्टमर रिकॉर्ड्स, ठीक है। वहीं बात कर लें सेल्स टेबल, तो सेल्स टेबल इस तरीके से दिखेगी आपको, सेल्स टेबल में इतना डेटा ऐड किया हुआ है। और बात कर लें एम्प्लॉय टेबल की, तो दिस इज द लास्ट टेबल, एम्प्लॉय टेबल, जिसमें इस तरीके से डेटा एंटर किया हुआ है। अब ये टेबल क्रिएट कैसे होगी, इन टेबल में डेटा एंटर कैसे होगा, इनमें से डेटा को एक्सेस कैसे कर पाओगे। मतलब बात वही आ गई कि टेबल को यदि क्रिएट करना है, उसमें डेटा इंसर्ट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, देन हाउ वी डू दिस, एसक्यूएल कमांड का यूज कैसे करोगे, जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आपका ये कंफ्यूजन बिलीव मी मैं इस सेशन में और अभी क्लियर करने वाली हूं, ठीक है। तो जितने भी एसक्यूएल कमांड्स हैं जिनकी मदद से आप ये टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, इन टेबल्स में डेटा एंटर कर सकते हो, वो यही सारी कमांड्स हैं, ठीक है। तो अब इन कमांड्स को वन बाय वन हम इन शॉर्ट जान लेते हैं कि इनको एक्सेस कैसे करोगे, ताकि आगे जब मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊंगी, अब जब मैं आपको फंक्शंस वगैरह पढ़ाऊंगी ना, तो आपको ये कमांड्स को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन कमांड्स से फैमिलियर हो जाओगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बेटा क्रिएट कमांड। तो होपफुली आपको अच्छे से पता है कि क्रिएट कमांड का क्या यूज होता है। क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल, डेटाबेस को टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। सपोज मैं बात करती हूँ, मुझे एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है बेटा, स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है। तो जब मुझे एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं लिखूंगी क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट। अब इस टेबल में सपोज आप चाहते हो कि 4 कॉलम्स क्रिएट करना, तो मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर पहला कॉलम। इसमें कैसा डेटा स्टोर करवाने वाले हो आप, नंबर टाइप का डेटा स्टोर करवाने वाले हो। रोल नंबर वाले कॉलम में कितने डिजिट का होगा रोल नंबर, सपोज मैंने बोला 5 डिजिट से ज्यादा का रोल नंबर नहीं होगा। कॉमा लगाया, पहला कॉलम क्रिएट कर लिया। दूसरी बात करते हैं नेम, स्टूडेंट का नेम आपको क्रिएट करना है, ठीक। तो जब आपको नेम क्रिएट करना है तो वो कैसा होगा मैम, तो वो कैरेक्टर टाइप का होगा। कितने कैरेक्टर का नाम हो सकता है मैम, 30 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं हो सकता। 30 कैरेक्टर आपने साइज बता दिया, ठीक। उसी के साथ आपने यहाँ पे एंटर किया सपोज कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर कैसा होगा मैम, नंबर टाइप का होगा, ठीक है। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर कितने डिजिट का लोगे आप मैम, 10 या 12 डिजिट से ज्यादा का नहीं होगा। मतलब अगर कोड भी ऐड करोगे तो 12 डिजिट का होगा, वैसे तो 10 डिजिट का कॉन्टैक्ट नंबर होगा। वही बात कर लें एड्रेस की, सपोज आपको एड्रेस ऐड करवाना है, तो एड्रेस कैसा होगा मैम, इसमें तो नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों होंगे। तो कैसा डेटा टाइप यूज करोगे, तो आप यहाँ पे यूज करोगे वॉरकर। वॉरकर में क्या कर सकते हो आप, बेसिकली वॉरकर नंबर और कैरेक्टर दोनों को एक्सेस करता है, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट आपने यहाँ ओपन किया था, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो ये क्वेरी आपको अच्छे से समझ में आई कि टेबल यदि क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखोगे, जो भी टेबल आपको क्रिएट करना है। अभी कस्टमर टेबल देखी तो कस्टमर टेबल का नाम लिख देंगे, फिर कस्टमर नंबर, कस्टमर आईडी, जो भी उसने आइटम परचेज किया वो सारे कॉलम्स 1 बाय 1 क्रिएट करोगे। कॉलम का नाम, कॉलम का टाइप की वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, और उसी के साथ उसका साइज की, उसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है उसका साइज क्या होगा। 5 कैरेक्टर होंगे, 10 कैरेक्टर होंगे, 20 कैरेक्टर होंगे, जो आपको स्टोर करवाना है वो साइज आप यहाँ स्पेसिफाई कर दोगे, और कॉमा से सेपरेट करके आप सारे कॉलम को स्पेसिफाई करोगे। और सेमी कॉलन से, ध्यान रखना भाई, सेमी कॉलन से हर एक क्वेरी एंड होती है। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एसक्यूएल में जो क्वेरी एंड करते हो आप किस सिंबल से एंड करते हो, हैश से, @ से, कॉलन से, सेमी कॉलन से। तो भाई सेमी कॉलन से एंड होती है। ईच एंड एवरी क्वेरी विल टर्मिनेटेड बाय सेमी कॉलन, ठीक। अब आपको क्या लगता है जब मैं ये कमांड रन करूंगी, जब मैं MySQL में ये कमांड रन करूंगी तो आपको आउटपुट क्या दिखेगा। कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें टेबल दिख जाएगी, हमें ये टेबल क्रिएटेड दिख जाएगी।
जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस प्रॉपर तरीके से ऐसी पूरी टेबल क्रिएटेड दिख जाएगी, जैसे आपने मैम लिखा है, रोल नंबर दिख जाएगा, नेम दिख जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा और यहीं पे एड्रेस दिख जाएगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको ऐसी टेबल क्रिएटेड दिख जाएगी आउटपुट में, तो आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका क्या, टेबल क्रिएटेड। सिर्फ आपको आउटपुट दिखेगा यहाँ पर कि आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इस तरीके से आपको टेबल नहीं दिखेगी। यदि इस तरीके से आपको टेबल बनी हुई देखना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा DESC कमांड। जब DESC कमांड का यूज करोगे, मतलब डिस्क्राइब, जो टेबल को डिस्क्राइब करेगी, तब आपको इस तरीके से टेबल विजिबल होगी जो मैंने आपको अभी बताया। जो टेबल मैंने अभी आपको बताई है, ये टेबल आपको तभी दिखेगी जब आप कौन सी कमांड का यूज करोगे, DESC। मतलब अभी हमने सिर्फ टेबल क्रिएट किया है, इसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया है, सिर्फ अभी हमने टेबल क्रिएट किया है। अब आप इस टेबल में यदि डेटा को इंसर्ट करना चाहते हो, क्या चाहते हो भाई, कि आप इस टेबल में डेटा को इंसर्ट करना चाहते हो, तो अब आपको कौन सी क्वेरी लिखना है, अब आपको लिखना होगी दूसरी क्वेरी जिसको हम कहते हैं इंसर्ट कमांड। ठीक है, कैसे लिखोगे इंसर्ट कमांड, देखो जब आपको इंसर्ट कमांड लिखनी होगी तो आपको लिखना होगा यहां पर इंसर्ट इनटू, है ना, टेबल का नाम क्या है भाई, स्टूडेंट। कस्टमर टेबल बना रहे हो तो कस्टमर का नाम लिख देना, एम्प्लॉय टेबल बना रहे हो तो एम्प्लॉय टेबल का नाम लिख देना। फॉर्मेट अच्छे से समझना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, कौन कौन से कॉलम है आपके टेबल में, रोल नंबर है, नेम है, कॉन्टैक्ट है और एड्रेस है मैम। ठीक है, ये 4 कॉलम्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, ब्रैकेट में लिख दिया। इसके बाद लिखूंगे वैल्यूज, जो वैल्यूज आपको ऐड करनी है। क्या वैल्यूज ऐड करनी है, तो रोल नंबर सपोज 101, नाम सपोज आपने लिख दिया रोहित, कॉन्टैक्ट नंबर सपोज आपने जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, एड्रेस आप लिख रहे हो X11, जो भी आपका XYZ एड्रेस है वो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन से क्वेरी एंड कर देना। तो अब क्या होगा, जब आपने ये पूरी क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, वैल्यूज आपने पूरी लिख दी, इन सारे कॉलम्स की जो वैल्यू आपको एंटर करवानी है, तो आउटपुट में क्या होगा, आप क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिख जाएगा, है ना। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि जो वैल्यू आपने यहाँ एंटर की है वो आपको यहाँ दिख जाएगी, सो इट इज नॉट करेक्ट। आपके सामने जो आउटपुट जनरेट होगा वो होगा 1 रो क्रिएटेड। क्या आउटपुट आएगा कि टेबल में एक रो क्रिएट हो चुकी है, टेबल में ये एक रो क्रिएट हो चुकी है। अब यदि आपको टेबल में वो एक रो देखना है कि क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड जिसका यूज करने वाले हैं वो होगी सिलेक्ट कमांड। इस सिलेक्ट कमांड की कहानी अपने आप में बहुत ही अलग है। आगे जितने फंक्शंस मैं पढ़ाऊंगी आपको पूरे 12th क्लास में, अभी आपने DBMS में जितने भी फंक्शंस देखोगे आप, जितनी भी क्वेरीज लिखोगे आप, वो सब सिलेक्ट कमांड से ही शुरुआत होगी। तो भाई सिलेक्ट कमांड को अच्छे से समझ लेना। तो अब आप चाहते हो कि मैम हमें टेबल दिख जाए और टेबल में ये जो रिकॉर्ड हमने लिखा है ये रिकॉर्ड भी हमें विजिबल हो जाए, तो भाई उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप सिलेक्ट कमांड को यूज करोगे, सिलेक्ट स्टार, है ना। ये स्टार का भी अपना ही कमाल है, बहुत से बच्चे स्टार में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से समझना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हाँ यार मैम ये बार बार सिलेक्ट स्टार वगैरह बहुत कंफ्यूज करता है, आखिर ये है क्या। सुनो, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब ऑल रिकॉर्ड्स, पूरी टेबल, सारे कॉलम, सारी रो, पूरी कंप्लीट टेबल को यदि आपको डिस्प्ले करवाना है तो आप सिलेक्ट स्टार का यूज करते हो। कि आप सिलेक्ट क्या कर रहे हो, आप इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर रहे हो, जितने रिकॉर्ड है, जितने कॉलम्स है, सब सिलेक्ट कर रहे हो। तो ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना है, तो हम स्टार का यूज करते हैं। फ्रॉम, किस टेबल से सिलेक्ट करना चाहते हो, स्टूडेंट टेबल से। तो जैसे ही आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो अब आपके सामने ये टेबल विजिबल होगी जिसमें आपको बकायदा रिकॉर्ड भी दिखेगा जो आपने यहाँ पे इंसर्ट किया है, जो आपने यहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट किया है ना, वो रिकॉर्ड भी आपको विजिबल होगा। तो ये टेबल कब दिखी, ये टेबल से डेटा आपने कब एक्सेस किया, ये टेबल को सिलेक्ट कैसे किया, जब आपने सिलेक्ट कमांड का यूज किया। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड, टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड, टेबल से डेटा को एक्सेस करने के लिए, पूरी टेबल को एक्सेस करने के लिए सिलेक्ट कमांड। नाउ व्हाट अबाउट मैम, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ टेबल से नेम और कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेस करना है। क्या बोल रही हूं मैं, मुझे सिर्फ टेबल से नेम और कॉन्टैक्ट नंबर वाले कॉलम को एक्सेस करना है। तो स्टार की जगह पर क्या लिख दोगे बेटा, स्टार की जगह पर लिख दोगे उन कॉलम का नाम जिन्हें आपको एक्सेस करना है। आपको क्या एक्सेस करना है, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। तो स्टार, जब स्टार लिखते हो तो पूरी टेबल आएगी, नेम और कॉन्टैक्ट लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या शो होगा,
टेबल में से सिर्फ नाम और कॉन्टैक्ट नंबर के 2 कॉलम उठ के शो हो जाएंगे। तो टेबल में से आपको जो एक्सेस करना है वो आप एक्सेस कर सकते हो, बस स्टार की जगह पर आपको जो भी एक्सेस करना है, जितने कॉलम एक्सेस करना है वो लिख देना है, और सिलेक्ट कमांड को नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम और कॉन्टैक्ट नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जिसका रोल नंबर 101 है या जिसका नाम रोहित है, सिर्फ वही रिकॉर्ड विजिबल हो और उसकी पूरी डिटेल शो हो जाए, है ना, पूरी डिटेल, या जिसका रोल नंबर 101 है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैं क्वेरीज बोल रही हूँ। क्वेरीज किस तरीके से लिखी जा रही है वो समझ में आ रहा है। मैंने कहा जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है उसका नाम शो हो जाए, ऐसी क्वेरी मैंने बनाई। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मुझे सिर्फ नाम डिस्प्ले करवाना है, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं चाहती हूं कि जिसका रोल नंबर 101 है, मतलब अब आप रिकॉर्ड से एक्सेस करना चाह रहे हो, मतलब अब आप टेबल में जो वैल्यूज लिखी उन पे क्राइटेरिया, उन पे कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप यहां पे यूज करोगे किसका, आप यहां पे यूज करोगे बेटा वेयर क्लॉज का। वेयर जहां पे रोल नंबर 101 होगा, देन सेमीकोलन। सिलेक्ट नेम कॉलम, नेम कॉलम को सिलेक्ट कर लिया फ्रॉम स्टूडेंट टेबल जहां पे रोल नंबर क्या है 101। तो अब आपको क्या शो होगा, अब आपको शो होगा नेम वाला कॉलम और उसमें आपको शो होगा सिर्फ और सिर्फ रोहित। आई बात समझ में, क्योंकि 101 वाला रोल नंबर का नाम क्या है, रोहित है, तो नेम वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया, सिर्फ इतना डेटा आपको मिलेगा उठकर। क्लियर, कोई डाउट यहां तक किसी को भी नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो वेयर क्लॉज कैसे यूज करते हैं, अब यहाँ पे इसमें आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, तो उसके लिए आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर सकते हो। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमारे पास में बहुत सारा पूरा यूनिट, पूरा चैप्टर बाकी है और आपको एंड तक बने रहना है यदि अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो पूरे फुल मार्क्स लेकर आना आईपी में। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया जो मैंने समझाया कि सिलेक्ट कमांड का क्यों यूज कर रहे हैं हम। सिलेक्ट कमांड का ही अपनी कहानी है, पूरा खेल इस चैप्टर में सिलेक्ट कमांड का ही है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अब हम ऑल्टर कमांड, ठीक है। तो ऑल्टर कमांड और एक और कमांड देख लो यहां, अपडेट कमांड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैम? ऑल्टर का मतलब भी तो चेंजेस करना होता है और अपडेट का मतलब भी तो चेंजेस करना होता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ऑल्टर कमांड क्या करती है, ऑल्टर कमांड जो है वो टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करती है। किस में चेंज करती है? टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करती है। वहीं यदि मैं बात करूं अपडेट कमांड की, तो अपडेट कमांड क्या करती है? टेबल के रिकॉर्ड्स को चेंज करती है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टेबल के रिकॉर्ड को बदलने के लिए हम अपडेट का यूज करते हैं और टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम ऑल्टर का यूज करते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा कि जो आपने एड्रेस वाला कॉलम लिया है, उस एड्रेस वाले कॉलम का साइज बढ़ा दो। किसी का एड्रेस 60 कैरेक्टर्स का है, 2 से ज्यादा एड्रेस आप लिख रहे हो, परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस। तो अब आप क्या कर रहे हो? टेबल का स्ट्रक्चर बदल रहे हो। टेबल में जो एड्रेस वाला कॉलम है उसका स्ट्रक्चर बदल रहे हो, तो आप अल्टर कमांड का यूज करोगे। किसी कॉलम का नाम बदलना है तो अल्टर कमांड का यूज करोगे। सपोज मैंने लिखा यहाँ पर कि जो नेम वाला कॉलम है उसको नेम की जगह पर मुझे पूरा स्टूडेंट नेम लिखना है। आ रही बात समझो? कॉलम का नाम बदलना है तो ऑल्टर कमांड का यूज करोगे। टेबल का नाम रीनेम करना है तो रीनेम का यूज कर लोगे। तो ऑल्टर का मतलब समझ में आ गया। वही मैं बात कर रही हूं अपडेट कमांड। अब मैंने बोला जो रोल नंबर 101 पे मैंने रोहित की एंट्री करी थी अभी टेबल में, मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर बदलना है। तो अब हम टेबल के रिकॉर्ड में चेंजेस कर रहे हैं कि रोहित का कॉन्टैक्ट नंबर बदलना है, ठीक है, तो हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस होपफुली अच्छे से समझ में आ रहा है जो मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे यूज करोगे इन शॉर्ट जान लो, है ना। कैसे यूज करोगे भाई? ऑल्टर कमांड की यदि मैं बात करती हूँ, मुझे क्या करना है? एड्रेस वाले कॉलम का साइज बदलना है, तो हम क्या करेंगे? ऑल्टर टेबल का नाम लिखेंगे, जो भी टेबल है आपकी स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? टेबल का, अब टेबल के रिकॉर्ड में चेंज नहीं करना है, टेबल का एड्रेस बदलना है, ठीक है, एड्रेस का साइज बदलना है। तो आप यहाँ पे ऑल्टर के साथ मॉडिफाई का यूज कर लोगे, मॉडिफाई क्लॉज का। और मॉडिफाई क्या कर रहे हो आप? एड्रेस वाला कॉलम मॉडिफाई कर रहे हो। तो एड्रेस आपने कॉलम का नाम लिखा और इसका जो भी साइज आप बदलना चाहते हो, वॉर्कर कैरेक्टर टाइप का था ये, नंबर और अल्फाबेट दोनों ले रहा था, 50 से आपने इसको 60 सेट कर देना है और सेमीकोलन लगा देना है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे जो स्टूडेंट टेबल है उसमें जो एड्रेस वाला कॉलम है उसका साइज 50 से बदल के क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और आउटपुट क्या होगा? आपको टेबल ऑल्टर्ड शो होगा। आउटपुट क्या शो होगा? टेबल ऑल्टर्ड। अब यदि आपको टेबल के रिकॉर्ड में चेंज करना है, रोहित का फोन नंबर बदलना है, तो क्या लिखोगे? कमांड अपडेट, क्या लिखोगे? अपडेट टेबल। टेबल का नाम क्या है आपका? अपडेट स्टूडेंट टेबल। और सेट क्या कर रहे हो? सेट क्लॉज का यूज करोगे यहाँ पे कि सेट करोगे आप, सेट करोगे क्या?
यहाँ पे सेट करोगे आप कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल्स टू नया कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे, जो भी आपको नया कॉन्टैक्ट बदलना है वो नया कॉन्टैक्ट आपको सेट कर देना है, ठीक है। कहाँ पे ये कॉन्टैक्ट सेट होगा, तो उसके लिए आपको कंडीशन बतानी होगी वेयर क्लॉज में, जहां पे रोल नंबर या नेम इज इक्वल्स टू क्या हो, रोहित हो, जहां पे रोल नंबर 101 या नेम इज इक्वल्स टू क्या हो, रोहित हो, वहां पे ये कॉन्टैक्ट नंबर बदल जाए। तो यहाँ पे आएगा आपकी टेबल अपडेटेड और यहाँ पे टेबल ऑल्टर्ड करके आउटपुट आएगा। देखना है आपको कि ये चेंजेस टेबल में हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो अगेन आई एम टेलिंग किसका यूज कर लोगे बेटा, सिलेक्ट कमांड का यूज कर लोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी कमांड्स मैंने आपको यहाँ बताई है। वहीं यदि मैं बात कर लूँ ड्रॉप और डिलीट कमांड की, तो ध्यान रखना ड्रॉप कमांड पूरी टेबल को डिलीट करती है, कंप्लीट टेबल को डिलीट करती है, और डिलीट कमांड टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करती है। यदि मैंने कहा टेबल से रोहित वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, तो डिलीट कमांड का यूज करोगे क्योंकि आप रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, और वहीं मैंने कहा पूरी स्टूडेंट टेबल डिलीट कर दो, तो आप ड्रॉप कमांड का यूज करोगे, ठीक है। चलिए, तो भैया आपको ये जो मैंने क्विक सा रिविजन यहाँ पे दिया, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया। जो कमांड्स बेसिक कमांड्स है जो आप कहाँ यूज कर चुके हो, 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, 11th क्लास में भी आपने ये सारी कमांड्स पढ़ी होगी, बट इन 12th क्लास आपको सिलेक्ट कमांड पे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे, जितने फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट से अब हम डिस्कस करेंगे, वो सभी आपके सिलेक्ट कमांड के थ्रू ही एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बढ़ जाते हैं आगे, आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जिसका क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट इज फंक्शंस इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो एसक्यूएल में कमांड्स तो हमने देख ली, इंपॉर्टेंट कमांड्स जो होती हैं, वहीं कुछ फंक्शंस का भी यूज किया जाता है। तो फंक्शन पहले होता क्या है वो समझ लें, क्योंकि यदि क्वेश्चन आपसे डिफाइन फंक्शन इन एसक्यूएल आ गया, सिर्फ इतना सा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया कि डिफाइन फंक्शन इन एसक्यूएल, तो क्या लिख कर आओगे भाई, आंसर देखो, अ फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क एंड इट रिटर्न्स 0 और मोर वैल्यूज एज अ रिजल्ट। फंक्शन जो होता है एसक्यूएल में, वो किसी टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन का नाम क्या होता है, जब कोई चीज कुछ काम कर रही होती है तो मतलब वो उसका फंक्शन बन जाता है ना। जैसे फैन चल रहा है, तो फैन जो है सर्कुलेटरी मोशन में, रोटेटरी मोशन में घूम रहा है, तो मतलब वो उसका काम है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको 12th क्लास में आईपी का पेपर 2 अप्रैल को देखकर आना है, तो उसके लिए अब आप पढ़ने बैठ चुके हो, अब आप अपनी तैयारी शुरू कर चुके हो, वीडियोस देखना आपने शुरू कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपने शुरू कर दिया, तो मतलब आप फंक्शन में आ चुके हो। बिल्कुल वैसे ही एसक्यूएल में कुछ टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, टेबल से कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं, जो एक या एक से ज्यादा वैल्यू आपको रिटर्न करके देते हैं, ठीक है। फंक्शंस आर यूजफुल व्हाइल राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज। जब एसक्यूएल क्वेरी आप लिखते हो, मतलब जितनी कमांड्स मैंने पढ़ाई अभी आपको, उन कमांड्स का यूज करते हो, तब फंक्शन यूजफुल होते हैं। फंक्शंस कैन बी अप्लाइड टू वर्क ऑन सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। अब ये फंक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पे अप्लाई कर सकते हो, आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड पर, एक से ज्यादा टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन पर अप्लाई कर सकते हो। कैसे मैम, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो भाई 2 टाइप के फंक्शन होते हैं एसक्यूएल में। क्या होते हैं, 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से मैम, डिपेंड ऑन देयर एप्लीकेशन और मल्टीपल रोज एसक्यूएल फंक्शंस आर कैटेगराइज एज। जब आप एक ही रो से डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, तो यहां पे सिंगल रो फंक्शन का यूज किया जाता है। जब आप मल्टीपल रो से डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, मल्टीपल रो पर कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो, तो एग्रीगेट फंक्शन या मल्टीपल रो फंक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं एसक्यूएल में, सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन, जिसे एग्रीगेट फंक्शन भी कहा जाता है। इसे हम स्केलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और बिलीव में इसका डिफरेंस 110% एग्जाम में आता ही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, सिंगल रो फंक्शन क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसका क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो सिंगल रो फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, स्केलर फंक्शन भी कहते हैं, और एग्रीगेट फंक्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मल्टीपल रो फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। नाउ मैम क्या हुआ सिंगल रो मल्टीपल रो, तो भाई समझ लो, ये टेबल है आपकी, इस टेबल में यदि इस एक सिंगल रो पर, ध्यान से समझना क्या बता रही हूं मैं, कि यदि आपको इस एक सिंगल रो पर फंक्शन अप्लाई करना है, कुछ डेटा एक्सेस करना है ना, सपोज डेटा को आपको कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में एक्सेस करना है, इसका आपको कैलकुलेशन करवाना है, तो आपने स्केलर फंक्शन का यूज कर लिया। लेकिन वहीं यदि आपको एक से ज्यादा रो पर डेटा को एक्सेस करना है, तो हम मल्टीपल रो फंक्शन का यूज करेंगे। अब इनमें कौन कौन से फंक्शंस को इंक्लूड किया जाता है, क्या होते हैं वो फंक्शंस, वो बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। इसका डिफरेंस तो लिख कर आ जाओगे ना, 2 मार्क्स में डिफरेंस पूछा जाएगा, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देना, दूसरे आप फंक्शंस जो मैं बताने वाली हूं वो फंक्शंस के नाम लिख कर आना, ठीक है। चलो, सो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल रो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज स्केलर फंक्शन। जैसे मैंने बताया आपको कि ये स्केलर फंक्शन होते हैं। दीज आर अप्लाइड ऑन अ सिंगल वैल्यू और रिटर्न अ सिंगल
वैल्यू, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पे, सिंगल रो पे अप्लाई किए जाते हैं और सिंगल वैल्यू ही आपको रिटर्न करते हैं। ये अच्छे से याद रखना। सिंगल रो फंक्शन की डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं। कितने टाइप के सिंगल रो फंक्शन होते हैं? सो न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन और डेट एंड टाइम फंक्शन, ये 3 आपके सिंगल रो फंक्शन कहलाते हैं। तो सिंगल रो फंक्शन की डेफिनेशन भी याद हो गई मैम। और ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये 3 टाइप के होते हैं, जो कि न्यूमेरिक, जिन्हें हम मैथ फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन और डेट एंड टाइम फंक्शन। ठीक है, अब ये होते क्या है वो देख लेते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। न्यूमेरिक फंक्शन जिन्हें मैथ फंक्शन कहते हैं, ये क्या होते हैं, है ना। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं और इनके क्या काम होते हैं। याद कर लो अच्छे से ये बात कि ये जो फंक्शंस अब मैं बताने जा रही हूं, ये 110% आपकी एग्जाम में छप चुके हैं। तो हर एक फंक्शन का क्या नाम है, क्या काम है, ठीक है, ये 2 चीज आपको याद कर लेनी है कि हर एक फंक्शन का क्या नाम है और क्या काम है। जैसा उसका नाम है उसका क्या वैसा काम है, वो वैसी ही वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है। यदि फंक्शन का नाम और उसका काम आपको याद है तो आप क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं करके आओगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिक फंक्शन। वो सारे न्यूमेरिक फंक्शन कहलाते हैं जो कि टेबल में नंबर टाइप के डेटा पे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, क्या बोला मैंने बोला कि जो स्टूडेंट टेबल अभी हमने क्रिएट किया, उस स्टूडेंट टेबल में कॉन्टैक्ट नंबर करके एक कॉलम हमने बनाया था। तो कॉन्टैक्ट नंबर में जो डेटा था वो कैसा था बेटा, वो पूरा नंबर टाइप का डेटा था, है ना। यहाँ पर जितने भी होंगे सब नंबर टाइप के डेटा होंगे। ठीक है, ऐसे मैंने बोला कस्टमर वाली टेबल में, तो कस्टमर वाली टेबल में कस्टमर ने जो भी आइटम परचेज किया है उसका जो प्राइस है वो नंबर टाइप में होगा। ठीक है, तो फीस आप सबमिट करते हो तो वो भी नंबर टाइप में होती है। तो जितना भी डेटा नंबर टाइप का टेबल में होता है, जिस भी कॉलम में नंबर टाइप की वैल्यू आपने स्टोर की होती है, उस पर यदि आप कोई फंक्शन अप्लाई करते हो तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, न्यूमेरिक फंक्शन कहलाता है। जिसमें पहले हम डिस्कस करेंगे पावर फंक्शन के बारे में। पावर फंक्शन का क्या काम होता है बेटा, पावर फंक्शन का काम होता है पावर कैलकुलेट करना। मैथमेटिक्स में आपने पावर कैलकुलेट किया है, 2 की पावर 2 4 होता है, किया है ना कैलकुलेट। बिल्कुल वैसे ही यदि आपको किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करवाना है, टेबल में कोई ऐसा कॉलम है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं, उसकी यदि आपको फर्दर पावर कैलकुलेट करवानी है तो आप पावर फंक्शन का यूज करते हो। कैसे यूज करते हैं मैम, तो पावर फंक्शन का नाम लिखते हो, कोई भी फंक्शन कैसे बताते हो आप, ये पैरेंथेसिस में फंक्शन कहलाता है ना। सिर्फ यदि ये पावर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। जब इसके आगे ब्रैकेट लगेगा, इस तरीके से पैरेंथेसिस लगेगा, तब ये इंडिकेट करेगा कि ये एक फंक्शन है। चाहे दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लो आप, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, MySQL, कुछ भी फंक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम ये पैरेंथेसिस का ही यूज करते हैं। कोई भी स्ट्रिंग या कुछ भी वर्ड लिखा हुआ है उसके आगे यदि ये पैरेंथेसिस लगे, ये ब्रैकेट लगे, मींस कि ये एक फंक्शन है। तो अब पावर यदि आपको कैलकुलेट करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो नंबर जिसकी पावर कैलकुलेट करवाना है और कितनी पावर कैलकुलेट करवाना है। तो पावर बेसिकली आप यहाँ मेंशन करोगे इन नंबर्स में। जैसे सपोज मैंने लिखा पावर और मुझे कैलकुलेट करवाना है 3 की पावर 2 टाइम्स, तो अब ये फंक्शन आपको क्या आउटपुट रिटर्न करेगा, 3 का स्क्वायर रिटर्न कर देगा, मतलब 9 एज ए आउटपुट आपको रिटर्न हो जाएगा। आ गई बात समझ में। पहले वो नंबर लिखना है जिसको पावर आपको कैलकुलेट करवाना है, फिर नंबर ऑफ पावर आपको कितनी कैलकुलेट करवाना है वो मेंशन कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में भी पूछेंगे, 2 नंबर में डिफाइन करने के लिए भी दे देंगे कि कोड लिख दिया, फंक्शन लिख दिया, बताओ आउटपुट क्या है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, या फिर आउटपुट दे दिया और बता दो कि इनमें से सही तरीके से फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है। दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई कि पावर फंक्शन का क्या काम है, नंबर की पावर कैलकुलेट करके आपको देता है। वहीं बात कर ले हम राउंड फंक्शन की, तो यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो राउंड ऑफ होके भी शो हो सकते हैं। मतलब राउंड फंक्शन का काम होता है नंबर को राउंड ऑफ कर देना। कैसे, सपोज आपके एग्जाम में मार्क्स आ गए, है ना, सपोज आपके आईपी में मार्क्स आ गए कितने, 95.98, तो अब आप क्या बताओगे, 95.98 बताओगे कि 96 बताओगे। तो आप क्या बताओगे भाई, 96 मार्क्स आपने स्कोर किए, आप अप्रॉक्स आंसर बताओगे, है ना, कि राउंड ऑफ करके नंबर को 95.9 को आपने राउंड ऑफ कर दिया, 96 बता दिया। आपके ऐसी परसेंटेज ओवरऑल कोई पूछेगा तो आप यदि वो राउंड ऑफ हो रहे होंगे, 5 से लेस हो गए, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर हम सिंगल रो फंक्शन राउंड फंक्शन का यूज कर लेते हैं जो कि नंबर को राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक जितना आप चाहते हो। तो राउंड फंक्शन का यूज कैसे करोगे, सपोज मैंने यहाँ पे वो नंबर लिख देना है जिसे आपको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे पहले राउंड फंक्शन में आप क्या लिखोगे, नंबर और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हो। आई मेरी बात समझ में, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के साथ। तो राउंड में सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि आपके आईपी में मार्क्स आए 95.98, ठीक
ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये राउंड फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपको क्या आउटपुट रिटर्न करके देगा, तो राउंड फंक्शन यहाँ पे आपको आउटपुट रिटर्न करके देगा, दैट इज 96। ठीक है, क्योंकि ये 5 से बड़ा नंबर है, डेसिमल के बाद ये 5 से बड़ा नंबर है ना, जिसने 95 को क्या कर दिया, 96 में कन्वर्ट कर दिया, अप्रॉक्स आंसर आपको दे दिया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि डेसिमल में आंसर शो हो, तो जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको शो करवाना है, 2, 4 जितने भी, वो आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कॉमा लगा के 2, 3 जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एक्सेस करना है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी ये आंसर आपको विजिबल कर देगा। तो राउंड फंक्शन का काम भी समझ में आ गया। बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे यूज करते हो ट्रंकेट। पहले ट्रंकेट बता रही हूँ, फिर मॉड बताऊंगी। ट्रंकेट का क्या मतलब होता है, तो देखो राउंड और ट्रंकेट दोनों एक ही जैसे होते हैं, एक ही काम करते हैं। ट्रंकेट का मतलब होता है बेसिकली कि ये वैल्यू को राउंड ऑफ करके नहीं देता है, सिर्फ वैल्यू का इंटीजर पार्ट रिटर्न कर देता है। जैसे मैंने ट्रंकेट में लिखा सपोज 98.98, ओके बेटा, क्या लिखा 98.98, तो अब आपको अच्छे से पता है कि ये हो गया इंटीजर पार्ट। ठीक है, ये हो गया इंटीजर पार्ट और ये है बेसिकली आपका डेसिमल पार्ट। तो ट्रंकेट फंक्शन क्या करेगा, जो इंटीजर पार्ट है वो एज इट इज रिटर्न कर देगा बिना राउंड ऑफ किए। तो ट्रंकेट का आंसर कितना आ जाएगा, 98। और वहीं जब इसको मैं लिखती राउंड फंक्शन में, क्या लिखती मैं इसे, राउंड फंक्शन में लिखती 98.98, तो मुझे आंसर क्या मिलता बेटा, 99 मिलता। तो राउंड फंक्शन नंबर को राउंड ऑफ करके शो कर रहा है, बट ट्रंकेट फंक्शन नंबर को एज इट इज, उसका इंटीजर पार्ट एज इट इज रिटर्न कर देता है विदाउट राउंड ऑफ, विदाउट अप्रोक्सीमेट आंसर। किसी को भी कोई डाउट, जिसको भी इसमें डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है बेटा। जहां भी किसी भी चीज में आपको डाउट लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिखते चलना, ताकि मैं आपके डाउट्स को भी सॉल्व कर सकूं। क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मैं लेकर आने वाली हूं एक धमाकेदार सा डाउट सॉल्विंग सेशन, वो भी लाइव, जिसमें हम डाउट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो व्हाट इज योर वेटिंग फॉर। इतना अच्छा आपको सारी चीजें मिल रही है, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो भाई, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो की लिंक, कि यहाँ पे मैम आपको कितना अच्छा तरीके से सारी चीज एक्सप्लेन कर रही है। चलो भाई, मॉड फंक्शन पे आ जाते हैं अब। तो मॉड फंक्शन का क्या काम होता है, मॉड फंक्शन का काम होता है रिमाइंडर रिटर्न करना। जैसे मैं बोल रही हूं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इन फंक्शन को, इनके नाम को, इनके काम को याद करना है, क्योंकि एमसीक्यूज में बड़ा कंफ्यूज करके आपके पेपर में आपसे पूछेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गलत आंसर टिक करके आओगे। इसलिए बोल रही हूं, ध्यान से समझना। मॉड फंक्शन का क्या काम होता है, रिमाइंडर रिटर्न करना, किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर रिटर्न करता है। कैसे रिटर्न करता है मैम, तो जब कोई नंबर डिवाइड होता है तभी तो रिटर्न होगा ना रिमाइंडर। तो ऑब्वियस यहाँ पर आपको वो नंबर लिखना है जिसको आपको डिवाइड करना है, और जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है यहाँ वो सेकंड नंबर लिख देना है। ठीक है, तो मैम सपोज मैंने यहाँ पे मॉड फंक्शन में लिखा 8,3, तो मीन्स व्हाट, 8 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्या करेंगे हम, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 8 - 6, तो रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, यहाँ देखो रिमाइंडर कितना बचा है, 2। तो इस मॉड फंक्शन ने आपको क्या आंसर रिटर्न किया, 2 रिटर्न कर दिया। क्यों, क्योंकि पहला नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है, वो रिमाइंडर हमें ये मॉड फंक्शन कैलकुलेट करके देता है। तो अच्छे से समझ लेना कि मॉड फंक्शन का काम क्या होता है, रिमाइंडर रिटर्न करके देना। अच्छा, ये जितने भी फंक्शंस मैंने आपको बताए ना, अभी किससे यूज करोगे भाई, सिलेक्ट कमांड लिखकर ही यूज करना और सेमीकोलन लगाना। इस तरीके से ये पूरा एक कंप्लीट एसक्यूएल कमांड होगा, कंप्लीट एसक्यूएल फंक्शन लिखोगे आप, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी जितने भी मैंने बताए, ट्रंकेट, राउंड ऑफ, पावर फंक्शन बताए, वो इसी तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट कमांड के साथ ही लिखे जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि कहानी पूरी चैप्टर में, पूरे यूनिट में सिलेक्ट कमांड की ही है 12th में, है ना। चलो, तो ट्रंकेट समझ में आ गया मैम, राउंड फंक्शन समझ में आ गया, मॉड फंक्शन समझ में आ गया, बट व्हाट इज दिस साइन फंक्शन, जो लास्ट में आपको SIGN फंक्शन दिख रहा है, इस साइन फंक्शन का क्या काम है, सुनो। तो साइन फंक्शन का यूज करते हो आप कैसे, SIGN साइन फंक्शन लिखोगे। बेसिकली जो भी साइन फंक्शन में आप वैल्यू लिखते हो, सपोज मैंने लिखा 10 और सेमीकोलन लगा दिया, तो ये जो साइन फंक्शन है ये आपको पॉजिटिव नंबर रिटर्न कर देगा। मतलब यहाँ पे जो ये 10 है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा -10, तो ये साइन फंक्शन आपको जो आंसर रिटर्न करेगा वो माइनस में रिटर्न करेगा। तो साइन फंक्शन आपको नंबर का साइन रिटर्न करता है। जो भी नंबर आपने साइन फंक्शन में लिखा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा, निगेटिव तो वो निगेटिव नंबर रिटर्न करेगा। और यदि आपने यहाँ पे 0 लिखा है तो वो आपको 0 रिटर्न कर देगा।
आई बात समझ में? कोई डाउट साइन फंक्शन में? कोई डाउट नहीं। तो पांचों फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए ना बेटा कि पावर, राउंड, मॉड और ट्रंकेट इनका क्या काम होता है। ठीक है, ये पांचों आपके न्यूमेरिक इंटीजर फंक्शन होते हैं जो सिंगल रो पर सिंगल वैल्यू पे अप्लाई किए जाते हैं। और ऑब्वियस आपने देखा कि इनके जो आंसर आए वो भी एक सिंगल वैल्यू ही आई है, सिंगल वैल्यू ही आई ना। तो हमने सिंगल वैल्यू पे सिंगल फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन अप्लाई किया जिससे सिंगल आंसर आपको मिला। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के फंक्शन की तरफ जिसे हम स्ट्रिंग फंक्शन कहते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन का क्या काम होता है? स्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली यूज किया जाता है टेक्सचुअल डेटा पर। जब टेबल में किसी पर्टिकुलर रो में आपको टेक्सचुअल डेटा मिलता है, जैसे किसी का नाम हो गया, किसी कस्टमर का नाम, स्टूडेंट का नाम, है ना, किसी की क्लास आपने नंबर कैरेक्टर्स में लिखी हुई है ना, किसी स्टूडेंट ने अपना जेंडर लिखा हुआ है एम और एफ करके, मेल फीमेल करके। तो ये क्या हुआ है, आपके पास टेक्सचुअल डेटा हुआ है। कस्टमर का नाम हो गया, कैंडिडेट का नाम हो गया, ठीक है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स का नाम होता है, पेशेंट की डिटेल होती है, कुछ रिमार्क होता है जो आप टेक्सचुअल डेटा में लिखते हो। तो उस पे जो फंक्शन अप्लाई किए जाते हैं वो स्ट्रिंग फंक्शन कहलाते हैं, जिन्हें हम टेक्स्ट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो पहला यदि फंक्शन में यहाँ पे बात करूं तो वो है यू केस फंक्शन। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से अच्छे से ये सारे फंक्शन समझ लेना, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे दूर कर रही हूँ। ये सारे फंक्शंस आपको बुक में मिलेंगे, प्रॉपर डिटेल में मिलेंगे, बट कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप सारे आंसर सही सही करोगे। यू केस फंक्शन, इसको हम अपर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? अपर फंक्शन। ठीक है, इसका काम होता है जो भी टेक्सचुअल डेटा लिखा है उसको अपर केस में बदलना, मतलब कैपिटल लेटर्स में बदलना अपर फंक्शन का, यूकेस फंक्शन का काम होता है। जैसे सपोज मैंने लिखा यहाँ पर, जो कमांड मैं लिखने वाली हूँ ध्यान से समझना। सपोज मैंने यहाँ पे कमांड लिखा सिलेक्ट, क्या लिखा? सिलेक्ट, और यूकेस फंक्शन का यूज किया, या फिर आप यहाँ पे अपर भी लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पे सिंगल या डबल इन्वर्टेड का आप यूज करना, क्योंकि कोई भी टेक्सचुअल डेटा सिंगल या डबल इन्वर्टेड के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखा सपोज इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो आपने ये कैसे लिखा? इन्फॉर्मेटिक्स इन स्मॉल लेटर्स। तो यूकेस फंक्शन का क्या काम होगा? इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? इसे कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। तो अब आपको ये कैसा दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा। आउटपुट कैसा आएगा आपको? सारे जितने भी लेटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये आप एक सिंगल टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे हो, आपको आंसर भी सिंगल वैल्यू ही मिल रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे यूकेस कैसा फंक्शन है? एक सिंगल वैल्यू, सिंगल रो फंक्शन है जो सिंगल वैल्यू पे वर्क करता है और सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है। इसकी जगह पर आप यूकेस की जगह पर क्या यूज कर सकते हो? यूकेस की जगह पर आप अपर का भी यूज कर सकते हो सेम के लिए। तो यूकेस लिखा हुआ आ जाए या अपर लिखा हुआ आ जाए, सेम बात है बेटा, अपर केस में आपको वैल्यू कन्वर्ट करके देता है। वही बात कर लो एल केस की, जिसके लिए आप लोअर फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो ये इसका ऑपोजिट वर्क करता है, ये आपको लोअर केस में वैल्यू कन्वर्ट करके देगा। कैसे? ध्यान से समझना। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट और मैंने यहाँ पे लिख दिया एल केस फंक्शन, और सिंगल या डबल इन्वर्टेड में मैंने यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर दिया। क्या मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया? कैपिटल लेटर्स में इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगा? स्मॉल लेटर्स में। किस में मिल जाएगा? स्मॉल लेटर्स में मुझे पूरा आंसर मिल जाएगा। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो एल केस फंक्शन ने हमें स्मॉल लेटर्स में आंसर रिटर्न करके दिया, जिसे हम लोअर केस कहते हैं। तो एल केस की जगह पर आप यहाँ पे लोअर फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम तरीके से यूज होते हैं। कोई डाउट? यू केस अपर केस में कैपिटल लेटर में डेटा को कन्वर्ट कर देता है जो भी वैल्यू आपने लिखी हुई है, और एल केस लोअर केस में वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है जो भी आपने कैपिटल लेटर्स में वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, ओके मैम, आ गए समझ में अच्छे से? आगे बढ़ जाते हैं मिड फंक्शन। तो अब ये मिड फंक्शन का क्या काम है? देखो भाई, ये जो मिड फंक्शन है बेसिकली ये किसी स्ट्रिंग के मिड में से कोई वैल्यू आपको रिटर्न करके देता है। किसी स्ट्रिंग के मिड में से कोई वैल्यू आपको रिटर्न करके देता है। कैसे देता है मैम? देखो, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट और मिड फंक्शन लिख दिया, तो पहले आपको वो स्ट्रिंग देनी होगी जिसके मिड में से आपको वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कंप्यूटर। क्या लिखा मैंने? कंप्यूटर। ठीक है, ये स्ट्रिंग लिखी। अब इसके मिड में से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। तो कहाँ से पहले तो वैल्यू फाइंड आउट करवानी है वो सोचो। तो कहाँ से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करवानी है? सपोज इस स्ट्रिंग के फोर्थ पोजीशन से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। कितने कैरेक्टर फाइंड आउट करवाना है? तो सपोज मुझे यहाँ से 3 कैरेक्टर फाइंड आउट करवाने हैं। तो पहले तो आपको स्ट्रिंग लिखनी है,
फिर नंबर ऑफ पोजीशन की किस पोजीशन से, इस स्ट्रिंग के किस पोजीशन से आपको फाइंड आउट करवाना है, और कितने कैरेक्टर्स आपको फाइंड आउट करवाना है। तो ये पोजीशन हो गया और ये नंबर ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से समझना, इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट क्या मिलेगा। ये 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 4 5 6 7 8, टोटल कंप्यूटर में 8 लेटर्स हैं, जिसमें हम चाहते हैं क्या, जिसमें मैम हम चाहते हैं कि 4th पोजीशन से, ये जो 4th पोजीशन है यहां से 1 2 3, ये 3 लेटर्स क्या हो जाए, ये 3 लेटर्स हमें एक्सट्रैक्ट होके मिल जाए। तो अब मिड फंक्शन आपको क्या रिटर्न करके देगा, PUT, पुट रिटर्न करके दे देगा। क्यों, क्योंकि मिड फंक्शन ने एक स्ट्रिंग के मिड से कोई वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करके दी है, जिसमें आपने 4 स्पेसिफाई किया था, नंबर पोजीशन है ना, क्या बताया था आपने कि किस पोजीशन से आपको सर्चिंग शुरू करनी है, और 3 क्या है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको सर्च करने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको सर्च करने हैं। ठीक, मिड फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया कि मिड फंक्शन का काम क्या हो गया। अब यहां पे मिड की जगह पर आप क्या बोल रही हूं मैं, मिड की जगह पर आप इसका जो सिमिलर फंक्शन होता है वो होता है सब str फंक्शन, और एक और होता है सब स्ट्रिंग फंक्शन। बेसिकली इसका आप यूज कर सकते हो, यदि आपको मिड फंक्शन दे दिया, सब str दे दिया, सब स्ट्रिंग दे दिया, ये तीनों का एक ही मतलब होता है। जैसे एल केस और लोअर का एक ही मतलब है, यू केस और अपर का एक ही मतलब है ना, वैसे यहाँ पे हम किसी भी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करवाने के लिए, होल स्ट्रिंग कंप्यूटर थी, इसमें से हमने PUT सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करवाया ना, तो हम यहाँ पे मिड फंक्शन सब str या सब स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। इसमें सिमिलर तरीके से आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे। ठीक है, कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है। ठीक है, भर दो कमेंट सेक्शन को ताकि मुझे समझ में आ सके कि हाँ भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है। मेरे 12th क्लास के जो IP स्टूडेंट है वो सभी एक्टिव हो चुके हैं अपने 2 अप्रैल के पेपर के लिए, है ना जी। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन दिया हुआ है वो है लेंथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा, लेंथ। लेंथ क्या फाइंड आउट करके देता है, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके देता है। सपोज मैंने लिखा सिलेक्ट लेंथ फंक्शन, और लेंथ फंक्शन में अब मैंने स्ट्रिंग लिख दी अगेन कंप्यूटर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था सेमीकोलन से एंड करना, अभी मैंने आपको बताया कि लेंथ फंक्शन आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा। क्यों, क्योंकि वो काउंट करेगा, क्या काउंट करेगा कि इस स्ट्रिंग में जो आपने ये स्ट्रिंग पास किए हैं उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो लेंथ फंक्शन ने लेंथ काउंट करी और 8 रिटर्न किया, जो कि एक इंटीजर है, कि कंप्यूटर जो स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर है बेटा, 8 कैरेक्टर है। तो लेंथ आपको लेंथ रिटर्न करके देता है किसी भी स्ट्रिंग की जो आप यहां पे लिखते हो लेंथ फंक्शन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब ये MCQs में पूछा जाता है ना बेटा, वहां कंफ्यूजन होता है। तो हर एक फंक्शन का नाम और उसका काम क्या बताया मैंने, याद होना चाहिए। नाउ लेफ्ट है ना, लेफ्ट फंक्शन का क्या काम होता है मैम, हाँ ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि लेफ्ट फंक्शन का क्या काम होता है। तो लेफ्ट फंक्शन का काम होता है किसी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से सब स्ट्रिंग यदि सर्च करना है। जो अभी हमने मिड फंक्शन देखा ना, क्या कर रहा था, सब स्ट्रिंग को सर्च करके दे रहा था, वही काम लेफ्ट भी करता है बट लेफ्ट साइड से सर्चिंग करता है। ठीक है, कैसे मैम, देखो सिलेक्ट लेफ्ट फंक्शन का यूज किया। अब लेफ्ट साइड पे मैंने यहां पे लिखा क्या, ऑल दी बेस्ट, ये स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, ओके मैम समझ में आ गया। अब आपको लेफ्ट साइड से क्या बताया मैंने, लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट साइड से सर्च करेगा। अब आपको लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। सपोज मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे 3 कि मुझे लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये स्ट्रिंग है आपकी 1 2 3, लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स आपको क्या मिल गए, ऑल। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया आपको, ऑल। आई बात समझ में अच्छे से कि लेफ्ट साइड से, ये स्ट्रिंग का लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड से आपने सर्च किया कि आपको 3 कैरेक्टर्स चाहिए स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर क्या मिल गए, ऑल, तो ऑल आंसर आ गया। वही यदि मैं बात करूं किसकी, वही यदि मैं बात करती हूं आपके राइट फंक्शन की, जो नेक्स्ट राइट फंक्शन है, तो राइट फंक्शन क्या करता है, राइट साइड से आपको काउंट करके वैल्यू रिटर्न कर देगा। राइट फंक्शन में अगेन आपने लिखा ऑल दी बेस्ट। ठीक है, ओके मैम समझ में आ गया। और अब आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए, यहाँ पे आपको सपोज 4 कैरेक्टर सर्च करवाने हैं राइट साइड से। तो ये स्ट्रिंग का राइट साइड है, राइट साइड से 4 कैरेक्टर आपको क्या मिल रहे हैं, BEST, बेस्ट मिल रहा है। तो राइट फंक्शन ने आपको क्या रिटर्न कर दिया, बेस्ट रिटर्न कर दिया। लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं,
स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को ही सर्च कर रहे हैं, स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को ही सर्च कर रहे हैं। एक होल स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग सर्च करी लेफ्ट साइड से, होल स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग सर्च करी राइट साइड से। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिड फंक्शन काम कर रहा था, पर मिड फंक्शन में आप बीच में से कहीं से भी कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे दो चीजें स्पेसिफाई कर रहे थे, एक तो पोजीशन और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे मिड फंक्शन का यूज करते हैं जब आपको स्ट्रिंग के बीच में से कहीं से भी कोई कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन लेफ्ट और राइट सिर्फ लेफ्ट साइड और राइट साइड से ही कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके देता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, अच्छे से सभी को समझ में आ गया ना। डाउट कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो यदि किसी भी फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट आपको होता है तो, क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज इन str फंक्शन। इन str फंक्शन का क्या काम होता है बेटा? इन str फंक्शन बेसिकली स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को सर्च करके उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। क्या बोला मैंने, मेरी बात को समझना, किसी स्ट्रिंग में से किसी सब स्ट्रिंग की पोजीशन रिटर्न करता है, ठीक है। कैसे मैम? देखो सपोज मैंने लिखा सिलेक्ट इन str फंक्शन, इन str मतलब स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग की पोजीशन रिटर्न करना। मैंने लिखा यहां पर सपोज ऑल दी बेस्ट, ठीक है, ओके मैम समझ में आ गया। अब मुझे कौन सी सब स्ट्रिंग की पोजीशन रिटर्न करवाना है? सपोज मुझे बेस्ट की पोजीशन रिटर्न करवाना है, ठीक है, तो मैंने सब स्ट्रिंग भी दे दी। क्लियर हुआ अच्छे से? ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो अब ये जो इन str फंक्शन है, ये जो इन str फंक्शन है वो क्या करेगा बेटा? वो बेसिकली देखेगा कि ऑल दी बेस्ट स्ट्रिंग में ये जो बेस्ट है ये किस जगह पर मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोजीशनिंग हो जाएगी, स्पेस को भी काउंट किया जाएगा, ठीक है, ये जो ब्लैंक स्पेस है उसको भी काउंट करते हैं, 9, 10, 11, 12। तो बेस्ट कहाँ से मिल रहा है? 9th पोजीशन से मिल रहा है ना। किस पोजीशन से मिल रहा है? 9th पोजीशन से। तो यहाँ क्या रिटर्न किया? इस NSTR फंक्शन ने इंटीजर वैल्यू 9 रिटर्न किया। तो किसी स्ट्रिंग में से किसी दूसरी सब स्ट्रिंग की पोजीशन रिटर्न करवाना है कि वो कहाँ प्रेजेंट है, किस जगह पर, किस नंबर पर, किस लोकेशन पर है, तो वो आपको देगा NSTR फंक्शन। लेकिन किसी स्ट्रिंग में से ऐसे सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप मिड, लेफ्ट या राइट फंक्शन का यूज करोगे। दोनों चीजें ध्यान रखना। NSTR भी समझ में आ गया। अब इन केस मैंने यहाँ पे ऐसी स्ट्रिंग लिख दी, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है, और मैं इसको फाइंड आउट करवाना चाहती हूँ। तो अब बताओ, आप ऑल दी बेस्ट में कहीं कंप्यूटर मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है ना। तो इन दैट केस क्या रिटर्न करेगा NSTR फंक्शन? आपको 0 रिटर्न करेगा कि कंप्यूटर किसी भी पोजीशन पर, टोटल 12 कैरेक्टर्स हैं, इन 12 पोजीशन में कहीं भी उसको कंप्यूटर नहीं मिला है। तो क्या रिटर्न करा? 0 रिटर्न करा। आई बात समझ में? अब इन केस मुझे यहां पर सपोज एक्सेस करना है क्या? LL को, ठीक है, ये सिर्फ डबल L को एक्सेस करना है। तो ऑल दी बेस्ट में आप देखो L मुझे 2 पोजीशन पर मिल रहा है, सेकंड और थर्ड दोनों पोजीशन पर डबल L लिखा हुआ है। तो पहली पोजीशन एक्सट्रैक्ट होगी, ध्यान रखना क्या एक्सट्रैक्ट होगी? पहली पोजीशन, दैट इज 2 इज रिटर्न, क्योंकि L की जो पहली पोजीशन है वो 2 है ना, तो 2 रिटर्न होगा। ये क्यों बता रही हूं मैं आपको इतना डिटेल में? क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ये आपसे MCQs में घुमा घुमा के पूछेंगे, मानेंगे नहीं आपसे CBSE वाले, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछेंगे। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम यहाँ पे सब चीजें डिटेल में पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, अब एलट्रिम, आरट्रिम और ट्रिम फंक्शन का क्या काम होता है, तीनों को जल्दी से मैं बता देती हूँ, ठीक है बेटा, समझो। ट्रिम का मतलब होता है स्पेसेस को रिमूव करना, स्पेसेस को हटाना। जब किसी कॉलम में किसी वैल्यू के आसपास बहुत ज्यादा स्पेस है या बीच में कहीं कुछ स्पेस है, लेफ्ट साइड पे स्पेस ज्यादा है, राइट साइड पे स्पेस ज्यादा है, तो उस स्पेस को हटाने के लिए, ट्रिम करने के लिए हम इन फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एलट्रिम फंक्शन, ओके, सपोज पहले मैं ट्रिम फंक्शन का यूज बता देती हूँ, है ना। ट्रिम फंक्शन का यूज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज ये जो स्टार है इससे मैं स्पेस डिनोट कर रही हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये 3 स्पेस दिया और 3 स्पेस देके लिखा मैंने हेलो, ओके। और फिर मैंने यहाँ पे इसके बाद अगेन 3 स्पेस दे दिया और मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो अब ये जो ट्रिम फंक्शन है वो क्या करेगा? इन स्पेसेस को हटा देगा। सपोज ये आपका आउटपुट इस बॉक्स में आना है तो आपको इस तरीके से आउटपुट दिखेगा। ये जो आपके आसपास की 3 स्पेस थी वो हट चुकी है। ट्रिम फंक्शन लेफ्ट और राइट, स्ट्रिंग के लेफ्ट राइट दोनों साइड से स्पेसेस को हटा देता है। अब यदि मैंने यहाँ पे एलट्रिम फंक्शन का यूज कर लिया, किसका यूज कर लिया मैंने यहाँ पर? एलट्रिम फंक्शन का। तो एलट्रिम फंक्शन क्या आउटपुट देगा? देखो ये ट्रिम का आउटपुट है। एलट्रिम क्या आउटपुट देगा? ध्यान से समझना। एलट्रिम आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देगा। हेलो तो लिख कर देगा ही देगा, लेकिन राइट साइड की स्पेसेस आपको रिटर्न करके दे देगा। और वहीं जब मैं आरट्रिम फंक्शन का यूज कर लूंगी, मतलब मैंने यहाँ पे यदि
आर ट्रिम फंक्शन का यूज किया तो आर ट्रिम फंक्शन क्या करेगा आपको, आर ट्रिम फंक्शन राइट साइड से स्पेस हटा देगा और लेफ्ट साइड पर स्पेस रहने देगा। कोई डाउट इसमें? एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम फंक्शन में कोई डाउट? क्योंकि ये भी आपसे पूछते हैं। तीनों का आंसर आपके सामने है। यदि ट्रिम फंक्शन यूज करोगे, सिर्फ ट्रिम फंक्शन, तो दोनों तरफ से स्पेसेस रिमूव हो जाएगी। एल ट्रिम का यूज करोगे तो लेफ्ट साइड से स्पेस रिमूव होगी, आर ट्रिम का यूज करोगे तो राइट साइड से स्पेसेस रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये स्टार मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको स्पेसेस के बारे में बता सकूं कि स्पेसेस कैसे रिमूव होगी। होता है जनरली कभी टेबल में आप कोई कॉलम में कोई वैल्यू एंटर करते हो तो स्पेस देकर आप एंटर कर लेते हो। अब स्पेसेस हटानी तो जनरली हम इन फंक्शंस का यूज कर लेते हैं। तो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन कौन कौन से कैसे यूज करते हैं। 110% मैं श्योरिटी से आपसे कह रही हूँ कि क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इन्हें अच्छे से कर लेना है और कोई भी डाउट है तो आपको उनसे पूछ लेना है। चलो, डेट एंड टाइम फंक्शंस पे आ चुके हैं अपन। अब थर्ड टाइप का जो सिंगल रो फंक्शन होता है वो होता है डेट एंड टाइम फंक्शन। बेसिकली जब आप टेबल में कोई डेट टाइप का डेटा एंटर करते हो, जैसे आपने स्टूडेंट टेबल बनाई जिसमें आपने स्कूल डेट ऑफ एडमिशन एंटर कर दिया कि किस डेट को आपने एडमिशन लिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने एक कॉलम में एंटर किया हुआ है ना, सारे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिससे आपके एज का पता लगा सकते हैं, है ना। आ रही मेरी बात समझ में? कस्टमर ने किस डेट को पर्टिकुलर कस्टमर ने सामान परचेज किया था, तो डेट ऑफ परचेज। इसी तरीके से सेल्स में डेट ऑफ सेल्स आता है ना। कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो किस डेट पर उसने ट्रीटमेंट लिया था, तो डेट ऑफ जो भी है डेट लिखा रहता है। वहीं टाइम भी उसके लिए एक टाइम कॉलम बना रहता है जहां टाइम भी मेंशन किया जाता है। तो इस तरीके का डेटा भी तो एंटर किया जाता है ना टेबल में, जिसे हम डेट एंड टाइम टाइप डेटा कहते हैं। उसको फाइंड आउट करवाना है तो उसके लिए ये फंक्शंस का यूज करते हो। कैसे यूज करेंगे मैम? तो देखो यहाँ पर नाउ, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे और डे नेम कुछ फंक्शन है जिसका हम यूज करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं नाउ फंक्शन। तो भाई ध्यान से समझना, इस नाउ फंक्शन का काम क्या होता है। इस नाउ फंक्शन का काम होता है करंट डेट और टाइम दोनों रिटर्न करना। जब आपने नाउ फंक्शन एक्सेस कर लिया तो अभी जो भी करंट डेट है, सपोज आज आपकी करंट डेट 17 मार्च 2024 है, तो करंट डेट रिटर्न होगी। करंट टाइम सपोज हम मान ले कि 4 PM हो रहा है, तो ये नाउ फंक्शन बेसिकली आपको रिटर्न करेगा करंट डेट और करंट टाइम दोनों। इसको यूज कैसे करोगे? अगेन राइट सिलेक्ट कमांड में आपको एक चीजें लिख देनी है। सिलेक्ट कमांड के साथ ही सारे फंक्शंस लिखने हैं। तो आपको क्या मिलेगा एज ए आउटपुट? करंट डेट और करंट टाइम दोनों मिलेगा नाउ फंक्शन में। ठीक, अब देखो दूसरा फंक्शन, दैट इज मंथ फंक्शन। यदि हम बात करें मंथ फंक्शन की, तो मंथ फंक्शन का काम होता है सिर्फ और सिर्फ मंथ रिटर्न करके देना। कैसे? मैंने लिखा मंथ फंक्शन में डेट, एक सपोज मैंने एक डेट यहां पे लिख दी, वही 17 मार्च 2024। तो अब ये मंथ फंक्शन क्या करेगा? आपको मंथ रिटर्न करके देगा। इस डेट में मंथ क्या है भाई? इस डेट में मंथ मार्च है, तो 3 रिटर्न कर दिया। जैसा डेट आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर वो क्या रिटर्न करके देगा? मंथ रिटर्न करके दे देगा। सपोज मैंने यहां पे लिखा सपोज 20 है ना, फेब और 2023, तो आपको अब यहां पे क्या रिटर्न हो जाएगा? मंथ कौन सा है? 2 है, तो 2 रिटर्न हो जाएगा। तो मंथ फंक्शन किसी भी डेट में से मंथ को रिटर्न करके देता है। बिल्कुल वैसे ही यदि मैं मंथ नेम चाहूं, मतलब देखना ध्यान से अच्छे से, अभी मंथ फंक्शन ने मंथ को इंटीजर में रिटर्न करके दिया था। अब यदि उसी मंथ का मैं नाम चाहती हूं कि मुझे नाम डिस्प्ले हो कि भाई 3rd मंथ रिटर्न हुआ है तो वो मार्च होगा, तो मार्च लिखा हुआ मिले। 2nd मंथ की बात कर रही हूँ तो 2nd मंथ में 2 रिटर्न नहीं हो, फैब लिखा हुआ मुझे मिले, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मंथ नेम फंक्शन को। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? देखो मंथ नेम फंक्शन को यूज करना है तो आपको लिखना होगा मंथ नेम फंक्शन और जो भी डेट आप मेंशन करोगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 17/3/2024, ओके, सेमीकोलन लगाया। तो अब पता है कि यहाँ पे 3 क्या है? यहाँ पे 3 मंथ है, तो 3 रिटर्न नहीं होगा। क्या रिटर्न होगा? मंथ का नाम, दैट इज मार्च। और मंथ फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था? नंबर में मंथ का रिटर्न कर रहा था, मतलब मार्च रिटर्न नहीं कर रहा था, 3 रिटर्न कर रहा था। आई मेरी बात समझ में? तो मंथ और मंथ नेम में कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? ओके, नाउ ईयर। ऐसे ही जब आपको ईयर फंक्शन को यूज कर लोगे तो मंथ की जगह पर क्या मिल जाएगा बेटा? ईयर मिल जाएगा। सपोज मैंने यहां पर ईयर फंक्शन का यूज कर लिया, तो अब मुझे पता है कि इस डेट में क्या है? ईयर 2024, तो ईयर रिटर्न हो जाएगा। तो ईयर फंक्शन ईयर रिटर्न करता है, मंथ फंक्शन मंथ रिटर्न करता है, मंथ नेम फंक्शन मंथ का नाम रिटर्न करता है, नाउ फंक्शन करंट डेट और टाइम दोनों रिटर्न करता है। वैसे ही यदि मैं डे फंक्शन लगाती हूँ, यहाँ पे सपोज ईयर की जगह मैंने लगा दिया कौन सा फंक्शन बेटा? डे फंक्शन। तो डे फंक्शन क्या कर,
यहां से आपको डे रिटर्न करेगा, मतलब कि डेट रिटर्न करके देगा। आ गई बात समझ में अच्छे से? मंथ ने मंथ रिटर्न करके दिया, ईयर ने ईयर रिटर्न करके दिया। नाउ व्हाट अबाउट डेट? तो डेट के लिए हमें डे फंक्शन का यूज करना है। तो अब यहाँ पे क्या डेट दिख रही है आपको? 17। तो डे फंक्शन ने आपको डेट रिटर्न करके दिया है कि मंथ के कौन सी डेट पर आप हो, ठीक है, जो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब वहीं आप चाहते हो कि इस डे का नाम शो हो जाए, जैसे मंथ फंक्शन से मंथ रिटर्न हुआ, मंथ नेम से मंथ का नाम शो हुआ, वहीं आप चाहते हो कि 17 मार्च पे जो भी डे हो रहा है उस डे का नाम आपको मिल जाए। तो आप डे नेम फंक्शन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे बेटा? डे नेम फंक्शन का। जब डे नेम फंक्शन का यूज कर लोगे तो यहां पे 17 मार्च 2024 को सपोज मंडे हो रहा है, तो आपको डे का नाम रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको डेट एंड टाइम फंक्शन अच्छे से समझ में आ चुके हैं यहाँ पर कि कितने फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ मंथ, मंथ नेम, ईयर, डेट, डे नेम, ठीक है, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से लिखना है, और सभी फंक्शंस ने सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंगल रो फंक्शन सारे फिनिश कर लिए और अब हम मूव कर चुके हैं एग्रीगेट फंक्शन की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल रो फंक्शन भी कहते हैं, मल्टीपल रो फंक्शन। अब यदि एग्जाम में डिफरेंस आएगा ना तो आप इजीली लिख पाओगे, क्योंकि सिंगल रो फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो एग्रीगेट फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शन। दीज फंक्शन वर्क ऑन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। Single row function work on a single record, single value, but these function, aggregate function, are work on set of records as a whole and return a single value for each column of the record on which the function is applied. मल्टीपल रिकॉर्ड पे काम करता है लेकिन आंसर एक ही रिटर्न करता है, मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन सिंगल वैल्यू पे काम करेगा, सिंगल आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो होते हैं न्यूमेरिक टाइप के जो कॉलम्स होते हैं ना, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिक है, उसी पर काम करते हैं। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स न्यूमेरिक है, ठीक है। कस्टमर का हम बोल रहे हैं जो प्राइस है, जिस प्राइस पे उसने आइटम परचेज किया है, वो न्यूमेरिक है, ठीक है। पेशेंट ने जो फीस सबमिट करी या जो अमाउंट सबमिट किया, जो अमाउंट पे किया, वो न्यूमेरिक है, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिक डेटा पे ही हम एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो मिन, मैक्स, सम, एवरेज, काउंट, ये क्या होते हैं? बेसिकली पांचों एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं। याद कर लो कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं? मिन, मैक्स, सम एंड काउंट। और इसके साथ ही सिंगल रो फंक्शन के 3 टाइप देखे, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग एंड डेट एंड टाइम। उसमें फर्दर फंक्शंस हमने देखे। तो अब डिफरेंस अच्छा खासा आप लिखकर आ सकते हो, क्योंकि काफी नॉलेज आपको अब हो चुका है। तो मिन का क्या काम होता है? मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करवाना। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करवाना है तो ऑब्वियस आपके पास में एक से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। जब आपके पास में एक से ज्यादा वैल्यू होगी तभी तो आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करवा पाओगे, है ना। चलो कैसे? सपोज मैंने लिखा सिलेक्ट, मिन फंक्शन का यूज किया और मिन फंक्शन में मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख दी, है ना। अब नंबर न्यूमेरिक टाइप का है तो सिंगल इन्वर्टेड लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा 20, 90, 10, 5, 100, है ना, और सेमीकोलन लगा दिया। तो अब मिन फंक्शन क्या करेगा? मिन फंक्शन इन नंबर्स में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करके देगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है? ऑब्वियस मैडम 5, तो आंसर इज 5। आई बात समझ में? ये मिन फंक्शन का काम था। वहीं से यदि आपको किसी कॉलम पे अप्लाई करना है, तो सपोज मैंने मार्क्स वाले कॉलम पे अप्लाई कर दिया, स्टूडेंट टेबल में जो मार्क्स वाला कॉलम है, ठीक है। कैसे अप्लाई करोगे? सिलेक्ट मिन फंक्शन, है ना। मिन फंक्शन आप किस पर लगाओगे? मार्क्स वाले कॉलम पे लगाओगे। ये मार्क्स वाला कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। कौन सी टेबल? स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में ये हो गया आपका मार्क्स वाला कॉलम, जिसमें कुछ मार्क्स एंटर है, 90, 60, 50, 98। तो अब आपने लिखा है सिलेक्ट मीन ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल से मार्क्स वाले टेबल में, कॉलम में से जो भी मिनिमम मार्क्स होंगे, यहां देखो एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज आपको दिख रही है। तो मिन फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू को देखता है, एक से ज्यादा वैल्यू पर ऑपरेट करता है और रिटर्न क्या कर देगा? एक सिंगल वैल्यू। तो इस कॉलम में से जो सबसे मिनिमम मार्क्स होगा 50, वो आपको रिटर्न कर दिया सर्च करके। क्लियर? तो मिन फंक्शन का काम अच्छे से समझ में आ गया। वहीं यदि मैं बात करूं अब मैक्स फंक्शन की, किसकी बात कर रही हूं बेटा? मैक्स फंक्शन की। तो देखो मैक्स फंक्शन का काम होता है मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 100, तो 100 रिटर्न हो गया। वहीं यदि आपको मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करवाना है तो आपने मैक्स फंक्शन का यूज कर लिया। तो अब मैक्सिमम मार्क्स क्या दिख रहे हैं आपको? 90 दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट टेबल से मैक्सिमम मार्क्स रिटर्न हो गए।
कोई डाउट यहां तक? मिन मैक्स फंक्शन बहुत इजी है, होपफुली आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, है ना। तो टेबल में से कैसे एक्सेस करना है इन फंक्शन को वो भी समझ में आ गया, कॉलम की वैल्यूज, और नॉर्मली आप कैसे डेटा देके एक्सेस कर सकते हो वो भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि अब सम फंक्शन को कैसे यूज करते हो। तो भाई जब सम फंक्शन का यूज करना है तो उसके लिए हम सम नाम का फंक्शन यूज कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे थर्ड दिख रहा है सम फंक्शन, है ना। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? अगेन लिखोगे आप सिलेक्ट कमांड। क्या लिखोगे बेटा? सिलेक्ट कमांड लिखोगे, ठीक है, और फंक्शन यूज कर लोगे सम। सपोज आपको इन 5 नंबर का सम कैलकुलेट करवाना है तो सम इसका टोटल करके आपको दे देगा, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 225। तो 225 आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपको मार्क्स का टोटल कैलकुलेट करवाना है, प्राइस का टोटल कैलकुलेट करवाना है, तो आप इस सम फंक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक। अब बात कर लेते हैं एवरेज की। तो एवरेज फंक्शन क्या करता है? यदि आपने यहाँ पे लिखा एवीजी, एवरेज के लिए एवीजी फंक्शन यूज करते हो, ठीक है। आपने अगेन यहाँ पे 20, 90, 10, 5 और 100 लिख दिया, तो एवरेज फंक्शन क्या कैलकुलेट करके देगा? एवरेज फंक्शन इसके टोटल को जितने भी नंबर्स आपने यहाँ प्रोवाइड किए उससे डिवाइड कर देगा। तो आपको पता है कि इसका टोटल 225 आ रहा है, तो एवरेज फंक्शन इसको 5 से डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ 5 नंबर दिए हुए हैं, और 5 से डिवाइड करके क्या आंसर आ जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 45। तो दिस इज द एवरेज। एवरेज फंक्शन आपको 45 रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि जब 5 से डिवाइड होगा 5 4 जार 22 है या 5 5 जार 25, तो 45 आपका एवरेज आ गया, ठीक है। तो एवरेज फंक्शन का क्या काम होता है? जो भी आपने प्रोवाइड किया हुआ है डेटा, जो भी डेटा यहाँ प्रोवाइड किया है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स प्रोवाइड किए हुए हैं, है ना, तो उसका एवरेज निकलवाना है। किसी का प्राइस कैलकुलेट किया हुआ है तो प्राइस का एवरेज निकलवाना है, ठीक है। जो भी कॉलम की वैल्यू आपने यहाँ दी हुई है उसका एवरेज कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक। काउंट की बात करते हैं, तो काउंट फंक्शन का क्या काम होता है? काउंट फंक्शन का काम होता है नंबर ऑफ डेटा को काउंट करना, ठीक है। क्या काउंट करना? नंबर ऑफ डेटा को काउंट करना। सपोज मैंने यहाँ पर काउंट फंक्शन यूज कर लिया, तो अब काउंट फंक्शन क्या करेगा? यहाँ पे जितना भी डेटा आपको दिख रहा है ना उसे काउंट करके रिटर्न कर देगा। कितने नंबर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो काउंट ने 5 रिटर्न कर दिए। स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर मार्क्स है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं? तो 1 2 3 4 5 6, तो काउंट करके 6 रिटर्न कर दिया। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं, और काउंट फंक्शन कैसे यूज किया जा रहा है वो भी आपको समझ में आ गया। तो होप आपको एग्रीगेट फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ 5 होते हैं, बाकी जितने भी फंक्शंस अभी मैंने पढ़ाए सब सिंगल रो होते हैं। बच्चे इसमें भी बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम सिंगल रो और एग्रीगेट फंक्शन में यदि कंबाइंडली दे दिया, फंक्शन से लिख दिए, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो 5 फंक्शन याद कर लो, सम, मिन, मैक्स, काउंट और एवरेज, या मिन, मैक्स, सम, एवरेज, काउंट, जैसे आपको लगता है। ये 5 फंक्शन यदि याद है तो बाकी जितने भी फंक्शंस है सब क्या है? सिंगल रो है। इसके एमसीक्यू में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज होते ही हैं। तो 5 आपके एग्रीगेट फंक्शन होंगे। और अब है आपके सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल रो एट अ टाइम, इट ऑपरेट्स ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज, it returns one result per row, it returns one result of group of rows, it can be used in select where and order by clause, it can be used in select clause only। ये सिर्फ select clause के साथ यूज होता है। ये select where order by भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सिंगल वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है, तो आप where clause का भी यूज कर सकते हो। मैथ, स्ट्रिंग, डेट फंक्शन सारे इसमें देखे थे हमने, मैथ टाइप के, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और डेट टाइम फंक्शन। यहाँ पे मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, काउंट स्टार, यही फंक्शंस का यूज किया जाता है। अच्छा, काउंट और काउंट स्टार भी 2 अलग अलग फंक्शन होते हैं। काउंट फंक्शन नल वैल्यू को काउंट कर लेता है, लेकिन काउंट स्टार नहीं करता है। जो भी कॉलम आपने स्पेसिफाई करा है उसी की वैल्यू को काउंट करके देगा। ये बेसिक इन दोनों में डिफरेंस होता है। इनमें भी डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? सिंगल रो, मल्टीपल रो में फंक्शंस में डिफरेंस हो गया, और एक एक फंक्शन अच्छे से कर लेना। अब आ जाते हैं अपन ग्रुप बाय इन एसक्यूएल। तो अब इस चैप्टर के नेक्स्ट पड़ाव पर हम आ चुके हैं। एक फेज हमने कंप्लीट कर लिया पूरा, एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया जो आता ही आता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रुप बाय इन एसक्यूएल, कि आप कैसे ग्रुपिंग करते हो किसी क्राइटेरिया पर, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कैसे ग्रुपिंग करते हो रिकॉर्ड्स की, और फिर डेटा को एक्सेस करते हो। तो एट टाइम्स वी नीड टू फैच अ ग्रुप ऑफ रोज ऑन अ बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यूज इन अ कॉलम, देन वी यूज ग्रुप बाय क्लॉज इन एसक्यूएल। दिस कैन बी डन बाय ग्रुप बाय क्लॉज, है ना। इट ग्रुप्स द रोज टुगेदर दैट कंटेन द सेम वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड कॉलम। अब मैम ये बहुत ज्यादा थ्योरी लिखा है ना, कैसे, जरा समझाओ तो समझो, है ना। सपोज मैंने यहां पर लिखा है क्या? सपोज मैंने यहाँ पर लिखे हैं स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है, ओके मैम। यहाँ मैंने लिखे इंग्लिश के, हिंदी के मार्क्स, फिर मैंने स्टूडेंट के इंग्लिश के और हिंदी के मार्क्स लिखे हुए हैं।
सपोज ये टर्म 1 के इंग्लिश के हिंदी के मार्क्स हो गए, ये टर्म 2 के हो गए। अब मार्क्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए लाइक इस तरीके से, मैंने यहाँ लिख दिया 80 और यहाँ लिख दिया 60, यहाँ 38 कर दो चलो, और यहाँ पे मैंने 40 मार्क्स एंटर कर दिए। ऐसे कुछ मार्क्स मैंने एंटर कर दिए। अब मैं चाहती हूँ क्या, मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश के मार्क्स का टोटल हो जाए और हिंदी के मार्क्स का टोटल निकल आए, दोनों टर्म के। किसी स्टूडेंट के इंग्लिश में टर्म 1 टर्म 2 में टोटल कितने मार्क्स हो रहे हैं और हिंदी के टर्म 1 टर्म 2 में टोटल कितने मार्क्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा, मतलब कॉमन वैल्यू क्या हुई, कॉमन तो हमारा इंग्लिश हो गया कि इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उसका टोटल, तो दोनों में कॉमन क्या है, इंग्लिश के मार्क्स हो गए। और आप क्या करवाना चाह रहे हो, उस पर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, सम फंक्शन। तो ग्रुप बाय क्लॉज की मदद से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज की मदद से हम यहाँ पर दो ग्रुप बना लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पर हम दो ग्रुप बना लेंगे। पहला ग्रुप इंग्लिश का होगा जिसमें 80 और 60 मार्क्स का टोटल हो जाएगा, और दूसरा ग्रुप होगा हिंदी का जिसमें 38 और 40 मार्क्स का टोटल होगा। तो अब आपने क्या करा, ग्रुप बाय क्लॉज की मदद से यहाँ से आपने क्राइटेरिया के बेसिस पर, है ना, सेम डिटेल की बेसिस पर, सेम कॉलम के बेसिस पर दो ग्रुप्स बना लिए, और अब इसके अकॉर्डिंग आप इनका टोटल कैलकुलेट करवाओगे। एंड दिस इज द एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है ना। सो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, वी कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन काउंट मिन मैक्स एवरेज। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ सम ही यूज कर सकते हो, आपको यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम भी बताना है, ठीक है। तो आप मिन मैक्स का भी यूज कर सकते हो कि दोनों टर्म में से मिनिमम किस में आए मार्क्स, मैक्सिमम किस में आए मार्क्स, है ना, दोनों टर्म में से किस टर्म में इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स आए, ज्यादा मार्क्स आए, तो मिन मैक्स का यूज कर सकते हो, सम का यूज कर सकते हो। तो ग्रुप बाय क्लॉज हमेशा याद रखना, ग्रुप बाय क्लॉज हमेशा एग्रीगेट फंक्शन जो मल्टीपल रो फंक्शन होते हैं उनके साथ ही यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा रो पर ही तो आप ग्रुपिंग कर रहे हो। ओके, हैविंग क्लॉज, और साथ ही हैविंग क्लॉज भी यूज किया जाता है। अब व्हाट अबाउट हैविंग क्लॉज, यहां भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने ऐसा कहा कि इंग्लिश के मार्क्स का टोटल करो, लेकिन उन्हीं इंग्लिश के मार्क्स का टोटल करो जहां पे मार्क्स 50 से ज्यादा है या 30 से ज्यादा है। तो ग्रुपिंग होगी, टोटल भी होगा, लेकिन जहां इंग्लिश के मार्क्स 30 से ज्यादा होंगे वही होगा। तो हैविंग में हम क्या दे दे रहे हैं, कंडीशन दे देंगे कि मार्क्स ग्रेटर देन 30, तभी ग्रुपिंग होगी और तभी टोटल होगा। आई मेरी बात समझ में। तो एक कंडीशन को यदि आपको स्पेसिफाई करना है तो हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। क्लियर। तो ग्रुप बाय के बारे में आपसे 2 नंबर में 4 नंबर में पूछेंगे, 100% पूछेंगे। ये मान के चलो जो आपके लास्ट 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ना बेटा, उन 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन में ग्रुप बाय का क्वेश्चन तो एक 100% आएगा। तो पहले ग्रुप बाय का मतलब समझ गए, ये 4 पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये समझ में आ गए तो अब आपको आगे की पूरी कहानी समझ में आएगी। अब आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है कि हमने लिया है यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में लिया हुआ है ना। आपकी बुक में क्या लिया हुआ है, एक सेल टेबल दिख रही होगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कार शोरूम है, डेटाबेस की बात की है पूरे चैप्टर में, कार शोरूम डेटाबेस की, जिसमें एम्प्लॉय, सेल, कस्टमर, है ना, ऐसी कुछ 4 टेबल्स है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार शोरूम डेटाबेस के सेल टेबल के बारे में। जब मैंने लिखा सिलेक्ट, यहाँ पे आएगा स्टार ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, तो पूरी सेल टेबल आपको दिख गई। स्टार का मतलब सेल टेबल में जितने कॉलम्स थे सारे कॉलम्स, जितनी रोज थी सारी रो, कंप्लीट होल टेबल आपको शो होगी जब आप स्टार का यूज करोगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल लिखा तो सेल की पूरी टेबल आपको यहां दिख रही है। इनवॉइस नंबर, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी, सेल प्राइस, कमीशन। अब मुझे अप्लाई करना है इस पे क्या, अब मुझे अप्लाई करना है इस पे ग्रुप बाय क्लॉज। देन हाउ आई अप्लाई दिस, तो देखो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी, सेल प्राइस आर द कॉलम्स दैट कैन हैव रोज विद द सेम वैल्यूज इन इट। तो ग्रुप बाय क्लॉज अप्लाई करने के पहले तो आपको ये देखना है कि इस टेबल में सेम वैल्यूज आपको कहां कहां मिल रही है। तो भाई देखो यहाँ पर कार आईडी रिपीट हो रहा है, S002 S002 रिपीट हो रहा है, कस्टमर आईडी रिपीट हो रहा है, C001 C001, क्योंकि एक ही कस्टमर हो सकता है 2 कार परचेज कर रहा है, ठीक है ना। तो कार के आईडी भी रिपीट हो सकता है ना। कार के आईडी मतलब 2 अलग अलग कस्टमर सेम कार आईडी वाले कार को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। सेल आईडी भी रिपीट हो रहा है, एक ही डेट पर एक से ज्यादा कार सेल हो रही है तो डेट रिपीट हो रहा है। पेमेंट मोड, जो पेमेंट करोगे आप कार का वो क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है एक से ज्यादा जो कस्टमर्स हैं वो क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, आजकल तो ऑनलाइन दुनिया का कमाल है तो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड रिपीट हो रहा है, बैंक फाइनेंस करवा रहे हो तो बैंक फाइनेंस रिपीट हो रहा है। वहीं सेल प्राइस, अब जो एक से ज्यादा कार परचेज की होगी, सिमिलर कार होगी
सपोज BMW परचेज कर ली, ठीक है, एक दिन में 4 BMW परचेज कर ली, तो सेम प्राइस आएगा, कस्टमर के नाम बदल जाएंगे। वही कमीशन जो ऐड होगा वो कमीशन भी। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देखोगे कि कार आईडी, कस्टमर आईडी, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी, ये जो बेसिकली है इनकी जो वैल्यूज है वो क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रही है, जिसपे हम क्या करेंगे, जिसपे हम ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे? सो ग्रुप बाय क्लॉज कैन बी यूज्ड इन दिस कॉलम्स टू फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ पर्टिकुलर टाइप और कैलकुलेट द सम ऑफ प्राइस ऑफ ईच कार टाइप। हर कार के टाइप का आपको सम कैलकुलेट करना है। क्या लगाना है? ग्रुप बाय कंडीशन, कि जो भी कार परचेज हुई है ना, किस टाइप की कार है उसके अकॉर्डिंग उसका टोटल निकल जाए। तो कार के टाइप भी यहाँ पे कॉमन है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हमने, डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार परचेज्ड बाय कस्टमर फ्रॉम सेल टेबल। सेल टेबल से जो कस्टमर ने कार को परचेज किया है वो बेसिकली आपको शो करवाना है। तो सिलेक्ट कस्टमर आईडी काउंट स्टार नंबर ऑफ जो कार है फ्रॉम सेल ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको ग्रुपिंग करवानी है वो कॉलम का नाम लिख दिया। तो कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग आपकी नंबर ऑफ कार जितनी भी परचेस हुई है वो शो हो जाएंगी। देखो कैसे, कस्टमर आईडी, ये कस्टमर आईडी आ गए C00123 जो रिपीट हो रहे थे कस्टमर आईडी, वो रिपीट नहीं हो रहे अब यहाँ पर, है ना। कितनी नंबर ऑफ कार उन्होंने सेल की हुई है वो आपको शो हो रहा है। कस्टमर आईडी ने 2 कार नंबर ऑफ कार परचेज की, कस्टमर 2 ने 2 कार परचेज की, 3 ने 1, तो ये काउंट होके, तो कौन सा एग्रीगेट फंक्शन हमने लगा दिया, काउंट स्टार। काउंट स्टार फंक्शन नॉन नल वैल्यूज को काउंट करता है, ब्लैंक वैल्यूज को काउंट नहीं करता है, सिर्फ रिकॉर्ड जिसमें होता है उसी को काउंट करेगा। आई मेरी बात समझ में? अच्छे से समझ में आ गई। तो यदि आप इस टेबल को देखोगे तो यहाँ पे कस्टमर आईडी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब हर एक कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितनी नंबर ऑफ कार सेल हुई है तो वो काउंट कर लेगा कस्टमर आईडी से, कि C001 का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, दूसरा ग्रुप बनेगा C002 का, तीसरा ग्रुप बनेगा C003 का, चौथा ग्रुप बनेगा C004 का, ठीक है। तो C001 में कितने काउंट हो रहे हैं भाई, 2 कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है मैम हमें। 2 में भी 2 कस्टमर आ रहे हैं, तो एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया, ये तीसरा ग्रुप और ये 4 ग्रुप। तो ग्रुप बाय क्लॉज हमने अप्लाई किया था कस्टमर आईडी वाले कॉलम पर, जिसके अकॉर्डिंग 4 ग्रुप बने हैं, और इसके अकॉर्डिंग काउंट फंक्शन ने यहाँ 2 काउंट करा है या 1 काउंट कर लिया, बस ये डेटा आपको रिटर्न कर दिया। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो यदि आप देखोगे तो आपको डेटा यहाँ पे यही मिल रहा है जो मैंने बताया, काउंट फंक्शन ने काउंट करके आपको आंसर रिटर्न किया है। क्वेरी कैसे लिखी है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज, आउटपुट तो ठीक है, क्वेरी कैसे लिखी है वो समझ लो। सिलेक्ट कस्टमर आईडी वाला कॉलम शो होगा और काउंट फंक्शन से आपको काउंट होके शो हो जाएगा। ग्रुप बाय क्लॉज में हमने यहां पर अप्लाई कर दिया कस्टमर आईडी, ठीक है। अब यदि आप चाहते हो कि सिर्फ उन्हीं कस्टमर के नाम शो हो जिन्होंने एक से ज्यादा कार खरीदी है, मैंने क्या बोला इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि जिन्होंने एक से ज्यादा कार खरीदी, तो हम यहां पर एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे हैविंग क्लॉज के साथ। मतलब आप पूरी क्वेरी एज इट इज लिखोगे, है ना। हैविंग क्लॉज में क्या लिख दोगे, हैविंग काउंट स्टार में क्या लिख दोगे, ग्रेटर देन 1, बस कंडीशन आप लगा दोगे कि जहां पर कस्टमर ने एक से ज्यादा कार खरीदी होगी तो काउंट फंक्शन काउंट करेगा कस्टमर आईडी को, उसकी वैल्यूज को काउंट करेगा, एक से ज्यादा जहां कार होगी उन्हीं कस्टमर के वैल्यूज को शो कर देगा। तो अब आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो सिर्फ ये 2 होगा, है ना। अब इसके लिए जरा देख लेते हैं हम क्वेरी कैसे लिखोगे आप। तो देखो, डिस्प्ले द कस्टमर आईडी एंड नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड इफ द कस्टमर परचेज्ड मोर देन 1 कार फ्रॉम द सेल टेबल। नाउ व्हाट द क्वेरी इज, सिलेक्ट कस्टमर आईडी काउंट स्टार फ्रॉम सेल ग्रुप बाय कस्टमर आईडी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। तो ग्रुप बाय क्लॉज कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, इसमें आपको एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना होता है, साथ ही हैविंग क्लॉज का यूज करना होता है। तो हैविंग क्लॉज कब यूज हो रहा है, अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना। तो देखो आउटपुट भी वही शो हो रहा है। जब हैविंग कंडीशन हमने लगाई तो आपको 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा जो कार खरीदे वही कस्टमर की डिटेल आ रही है, और जब आपने हैविंग कंडीशन नहीं लगाई तो आप देखो यहाँ पर सारे जितने भी कस्टमर्स ने जितनी कार खरीदी है पूरी डिटेल आपको विजिबल हो रही है, ठीक है। तो हैविंग क्लॉज होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया, ग्रुप बाय के साथ कैसे और कब कहाँ यूज करते हैं। अब यदि एमसीक्यूज में पूछते हैं कि ग्रुप बाय के साथ यदि कंडीशन स्पेसिफाई करना होती है तो क्या आप वेयर क्लॉज का यूज करते हो, तो बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, सिलेक्ट के साथ हमेशा कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, बट ग्रुप बाय के साथ, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ आप कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए हैविंग क्लॉज का यूज करते हो।
कभी भी यहाँ वेयर यूज नहीं होता है। ये बच्चों को बार बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। हर साल का पेपर उठा के देखना, इससे रिलेटेड या तो ट्रू फॉल्स आएगा या एमसीक्यू आएगा, या आपसे लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना 4 मार्क्स के, उनमें क्वेरी वाले क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेते हैं, हर बार पूछते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि वेयर क्लॉज हमेशा सिलेक्ट के साथ यूज होता है और ग्रुप बाय के साथ हमेशा क्या यूज होता है, हैविंग क्लॉज यूज होता है। नाउ वी आर ऑन ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। तो ग्रुप बाय हमने देख लिया, एग्रीगेट फंक्शन, सिंगल रो फंक्शंस हमने देख लिया। अब आप रिलेशंस पर, मतलब यदि आप चाहते हो एक से ज्यादा टेबल से कलेक्टिवली डेटा को एक्सेस करना, एक से ज्यादा टेबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो हम यूज करते हैं यहां पर डिफरेंट ऑपरेशंस को, दैट इज यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्ट ऑपरेशन, माइनस ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन और जॉइन ऑपरेशन। तो 5 टाइप के ऑपरेशंस यहां पर एक से ज्यादा टेबल से डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। इन ऑपरेशंस का यूज क्यों होता है ना, मोर देन वन टेबल, मोर देन वन टेबल से यदि आपको डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना है, एक्सेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन टेबल, याद रखना, एक्सेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन टेबल, देन वी यूज दीज ऑपरेशंस। अब डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये ऑपरेशंस होते क्या है। देखो, ये ऑपरेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसके पहले तक जितना मैंने पढ़ाया अभी तक वीडियो में, वो बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि उसके बिना आपका पेपर नहीं बनेगा। यदि आपने सारे फंक्शंस कर लिए, यदि आपने ग्रुप बाय क्लॉज को अच्छे से समझ लिया, तो ये मान के चलो कि आपने डेटाबेस का 80% आपने कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से जो क्वेश्चन 20% पूछे जाते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट ये भी, भाई सीबीएसई में जिसने पेपर बनाया उसका दिमाग फिर गया, तो उसने यहां से भी क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया। तो पढ़ना तो हमें सब है, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो वही लेकर आई हूं मैं आज के सेशन में, है ना आईपी स्टूडेंट्स। तो भाई यदि अभी तक भी सेशन को शेयर नहीं किया है, ठीक है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बिना लाइक की जाना नहीं है, तो लाइक कर दो, हिट बटन कर दो, लाइक बटन पे हिट कर दो फटाफट से, क्योंकि अब हम समझ रहे हैं यूनियन क्लॉज। अभी तक हम एक सेम टेबल से कैसे डेटा को एक्सेस कर पा रहे थे वो हमने समझा, ठीक है। अब एक से ज्यादा टेबल से कैसे डेटा को एक्सेस करना है वो समझेंगे। सो यूनियन क्लॉज का, यूनियन ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन द सिलेक्टेड रोज ऑफ 2 टेबल्स एट अ टाइम। 2 टेबल से एट अ टाइम डेटा को यदि एक्सेस करना है तो हम यूनियन ऑपरेशन का यूज करते हैं। इफ सम रोज आर द सेम इन बोथ द टेबल्स, देन द रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑपरेशन विल शो दोज रोज ओनली वंस। दोनों टेबल में यदि सेम रो होती है, एक ही क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों टेबल से कंबाइंडली डेटा को एक्सेस कर रहे हो, लेकिन अगर दोनों टेबल में सेम वैल्यू रहेगी तो क्या करोगे, तो यहां पे जो यूनियन ऑपरेशन है उसको एक ही बार शो करेगा, ठीक। यूनियन रिटर्न्स कंबाइंड यूनिक एंट्रीज ऑफ द टेबल, मतलब दोनों टेबल से यूनिक एंट्री रिटर्न करेगा। सपोज एक ये टेबल हो गई फीस टेबल और एक ये दूसरी टेबल हो गई स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी कुछ डेटा सपोज 30 लिखा हुआ है, यहाँ भी 30 लिखा हुआ है, तो दोनों टेबल से 30 को एक्सेस करेगा, लेकिन जो यूनियन ऑपरेशन में आपको टेबल दिखेगी ना, उसमें 30 2 बार नहीं दिखा होगा, एक ही बार दिखेगा, यूनिकली दिखेगा। आई मेरी बात समझ में? ये ऑपरेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैथमेटिक्स में आपने सेट्स में पढ़ा होगा, ठीक है। और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, 11th में जिसका मैथ्स होगा, जो स्टूडेंट मैथ्स प्लस आईपी लिया होगा, है ना, उन्होंने पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा तो कोई नहीं, बाय द वे मैंने आपको बता ही दिया है कि 2 टेबल में अगर सेम वैल्यू होती है तो दोनों टेबल से एक ही रिकॉर्ड को वो डिस्प्ले करेगा, है ना, दोनों को कंबाइंडली एक ही बार में डिस्प्ले करेगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे म्यूजिक और डांस 2 टेबल ली हुई है, अब इन दोनों टेबल से आपको एक्सेस करना है कलेक्टिवली एक ही टेबल में डेटा, इन दोनों को आपको, दोनों टेबल के डेटा को मर्ज्ड वे में एक ही बार में एक ही टेबल में एक्सेस करना है। तो डांस टेबल जो है वो इस तरीके से दिख रही है, उसमें सीरियल नंबर, नेम और क्लास, कि स्टूडेंट जो डांस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके नाम और उनकी क्लास ये है। म्यूजिक टेबल दिख रही है, उसमें अगेन स्टूडेंट नेम और क्लास, कि जो स्टूडेंट म्यूजिक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके नाम और उनकी क्लास इस तरीके से। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सपोज स्टूडेंट हूं तो मैं डांस में भी ले सकती हूं, मैं म्यूजिक में भी ले सकती हूं, दोनों में ले सकती हूं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप सिर्फ डांस में ले सकते हो या म्यूजिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आप में से भी ऐसे बहुत से क्लास में स्टूडेंट होते होंगे जो डांस म्यूजिक दोनों में पार्टिसिपेट कर लेते होंगे। सो यहाँ पे दोनों में सेम एंट्री हो सकती है ना, लेकिन यूनिक ऑपरेशन जब हम इन दोनों टेबल में लगाएंगे तो वो आपको एक ही एंट्री रिटर्न करके देगा। कुल मिला के मेरे बोलने का सिर्फ यही मतलब है।
आई बात समझ में? टेबल आपने देख ली, नाम देख लो भाई, आस्था, महिरा, मोहित, संजय, महक, महिरा, लावण्या, संजय, अभय। तो संजय और महिरा ये दोनों जो नाम है दोनों टेबल में, मतलब संजय महिरा ऐसे स्टूडेंट है जो डांस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और म्यूजिक में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ अब यूनियन ऑपरेशन को अप्लाई कैसे करना है, हम दोनों टेबल से कलेक्टिवली आंसर चाहते हैं। सो भाई इफ वी नीड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन आइदर ऑफ द इवेंट देन वी हैव टू अप्लाई यूनियन ऑपरेशन, है ना। यूनियन ऑपरेशन को आप यू से भी इंडिकेट करते हो, कैसे अप्लाई करोगे, देखो सिलेक्ट फ्रॉम डांस, यूनियन का यूज करोगे, सिलेक्ट फ्रॉम म्यूजिक और सेमीकोलन लगा दोगे। क्या लिखोगे, डेटा सिलेक्ट करवा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, इस पूरे चैप्टर में पूरा कमाल सिलेक्ट स्टेटमेंट का है ना जी। तो सिलेक्ट फ्रॉम डांस, डांस टेबल से डेटा सिलेक्ट हो जाए, यूनियन सिलेक्ट फ्रॉम म्यूजिक, म्यूजिक टेबल से भी डेटा सिलेक्ट हो जाए। एक चीज जो यहाँ पे मिसिंग है वो है स्टार, भाई स्टार लगाना मत भूलना, यहाँ मिस कर दिया मैंने पर आप मत मिस करके आना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस, यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक, तभी तो सारे कॉलम सिलेक्ट होंगे, नहीं तो कॉलम सिलेक्ट नहीं होंगे ना, एरर आ जाएगी। क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस, यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक। तो यहां से डांस टेबल भी पूरी सिलेक्ट होगी, म्यूजिक टेबल भी पूरी सिलेक्ट होगी, इस तरीके से, क्योंकि दोनों में कॉलम सेम है, सीरियल नंबर, नेम और क्लास। देखो इसका आउटपुट दिख रहा है, अब देखो यहाँ 1 2 3 4 1 3 5 एज इट इज आपको आंसर रिटर्न हो रहा है दोनों टेबल का। ये पहले आपको दिख रहा है डांस टेबल के नाम आस्था, महिरा, मोहित, संजय, क्लास दिख रही है। उसके बाद देखो म्यूजिक टेबल के नाम 1 3 5 महक, लावण्य, अभय, लेकिन रिपीट नहीं हुआ, है ना। मैंने बताया था महिरा और संजय का नाम रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो यूनिक एंट्री यहां पर हुई है। तो टोटल दोनों टेबल के जो रिकॉर्ड्स है वो मर्ज्ड वे में यूनिक जो आपका यूनियन जो ऑपरेशन है उसने रिटर्न कर दिया। कोई डाउट, क्वेरी कैसे लिखना है, क्वेरी समझ में आ गई है नहीं ना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है बेटा। आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस में मैं सारे डाउट को सॉल्व करूंगी, है ना। फिर से ये चीज रिपीट कर रही हूँ, तो कमेंट लिखना मत भूलो, कमेंट सेक्शन को भर दो पूरा, ताकि मुझे समझ में आए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डाउट्स भी है। एक चीज समझना और एक डाउट पूछना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक बार आपने पढ़ लिया बस हो गया, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज करोगे, फिर से रिकॉल करोगे, और जो डाउट आपको आएगा वो डाउट लिखना मत भूलना, ठीक है। नहीं तो आपकी प्रिपरेशन 60% ही मानी जाएगी। 100% प्रिपरेशन चाहते हो तो भाई डाउट के बिना तो कोई प्रिपरेशन होती ही नहीं है ना जी। चलिए भाई सेकंड वाले ऑपरेशंस पर आ जाते हैं, दैट इज इंटरसेक्ट ऑपरेशन। अब इंटरसेक्ट ऑपरेशन क्या करता है, दोनों टेबल से जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं बस उन्हीं को देता है। जैसे यूनियन ने क्या किया था, जो कॉमन रिकॉर्ड्स थे उसको एक ही बार लिखा था, डबल डबल रिपीट नहीं किया, टेबल में डुप्लीकेशन होना भी नहीं चाहिए। तो इंटरसेक्ट क्या करेगा, जो दोनों में कॉमन वैल्यूज थी ना, सिर्फ कॉमन वैल्यूज को देगा। मतलब मैं चाहती हूं कि ऐसे स्टूडेंट के नाम मुझे शो हो जिन्होंने डांस और म्यूजिक दोनों में पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ उन्हीं के नाम शो हो जाए। आई मेरी बात समझ में? तो हम इंटरसेक्ट का यूज करेंगे। इंटरसेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड टू गेट कॉमन टपल्स फ्रॉम टू टेबल्स। कॉमन टपल्स को रिटर्न करता है, कॉमन वैल्यूज को रिटर्न करेगा। इसको एन सिंबल से हम यूज कर सकते हैं, एन से नहीं करते हैं, ऐसे उल्टा यूज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट ऑपरेशन रिटर्न्स कॉमन रोज फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड राइट टेबल्स। जो दोनों टेबल है उन दोनों टेबल से जो कॉमन वैल्यू मिल रही है सिर्फ उसी को रिटर्न करेगा। देखो ये कॉमन वैल्यूज जो आपको यहाँ कलरफुल होकर शो हो रही है, ठीक है। अब कैसे मैम, क्वेरी क्या लिखेंगे, तो देखो भाई क्वेरी क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस, इंटरसेक्ट का यूज कर लेना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक, सेमीकोलन से क्वेरी एंड कर देना। तो आपके सामने वही तीनों कॉलम एज इट इज शो होंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो पूरे रिकॉर्ड शो नहीं होंगे, सिर्फ वही रिकॉर्ड शो होंगे जो कॉमन होंगे। जैसे महिरा और संजय दो ऐसे स्टूडेंट थे जो म्यूजिक में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, डांस में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो दो कॉमन रिकॉर्ड दोनों टेबल में जो थे वही आपको यहाँ रिटर्न हुए, किसके थ्रू, इंटरसेक्ट ऑपरेशन के थ्रू। क्वेरी क्या लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस, डांस के सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो, इंटरसेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक, म्यूजिक के सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो। सारे कॉलम सिलेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट ऑपरेशन की मदद से सिर्फ कॉमन वैल्यूज फैच होके आपको विजिबल हुई, ठीक है। तो यूनियन ने क्या किया था, यूनियन ने आपको सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिए थे और डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एक ही बार डिस्प्ले किया था यूनिकली। लेकिन इंटरसेक्ट ने क्या किया, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे दोनों टेबल में कॉमन जो थे उन्हीं को डिस्प्ले किया, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्ट में डिफरेंस भी आता है बेटा, तो डिफरेंस कैसे लिख कर आओगे, समझ में आया। अब माइनस, अब ये माइनस क्या होता है मैम, समझ लो बेटा ध्यान से। दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू गेट टपल रोज विच आर इन फर्स्ट टेबल बट नॉट इन दी सेकंड टेबल। माइनस क्लॉज रिटर्न करता है उन सारी रो को जो पहली टेबल में तो है बट दूसरी टेबल में नहीं है, ठीक है। सपोज मैंने लिखा मेरे पास एक ए टेबल है और एक बी टेबल है, सपोज एक एग्जांपल से समझना है, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है।
क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एक ए टेबल ली, यहाँ बी टेबल ली, यहाँ मैंने लिखा 10, 20, 30, यहाँ मैंने लिखा 40 और 50, ठीक है, और मैंने लिखा 10 भी। ये मैंने दो टेबल बनाई। अब मैं यदि लिखती हूं a माइनस बी, क्या लिखती हूं मैं, a माइनस बी, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने सपोज सिलेक्ट करवाई टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम a माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी, सपोज मैंने ऐसा लिखा, ध्यान से समझना। तो अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा कि ए टेबल के सारे कॉलम सिलेक्ट होंगे, बी टेबल के सारे कॉलम सिलेक्ट होंगे, लेकिन शो क्या होगा, आंसर आपको सिर्फ वही शो होगा कि ए टेबल के वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जो बी टेबल में नहीं होंगे। मतलब आपको 20 और 30 ही रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि 20, 30 ए में है बट बी में नहीं है। तो यहां पे क्या शो हुआ, 20 और 30। आई मेरी बात समझ में कि आपको दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू गेट टपल्स और रोज विच आर इन फर्स्ट टेबल, जो पहली टेबल में तो है बट नॉट इन सेकेंड टेबल, ठीक है। माइनस साइन से हम इसको इंडिकेट करते हैं, दिस ऑपरेशन रिटर्न्स द रोज दैट आर इन फर्स्ट टेबल एंड नॉट इन सेकेंड टेबल। अब यदि मैं यहां पर ऐसा लिखती, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बी, है ना, माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, यदि मैंने पहले बी टेबल सिलेक्ट किया और फिर ए टेबल सिलेक्ट किया, तो आपको क्या शो होता, जल्दी बताओ। तो आपको यहां पे शो होता आपको 40 और 50 कि वो सारे रिकॉर्ड जो बी टेबल में तो है बट ए टेबल में नहीं है। तो 40, 50 बी में है बट ए में नहीं है, तो 40, 50 रिटर्न हो जाएगा। बस काम क्या था, माइनस का, ठीक है, माइनस ऑपरेशन को यूज करने का था। देखो यहां पर म्यूजिक टेबल के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जो डांस टेबल में नहीं होंगे, यदि आप म्यूजिक माइनस डांस करते हो, और यदि आप डांस माइनस म्यूजिक करते हो तो यहां वाले सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जो म्यूजिक में नहीं होंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं, यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका है कि माइनस ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं। अब देख लेते हैं इसको किस तरीके से यूज करना है। देखो, तो सिलेक्ट फ्रॉम म्यूजिक माइनस सिलेक्ट फ्रॉम डांस, है ना, वही स्टार लगा लेना, भूलना मत भाई, यहां स्टार शब्द लगेगा, ठीक है। तो डांस के सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाए, म्यूजिक के सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाए, बट यहां पर शो क्या होगा आपको, आउटपुट में माइनस ऑपरेशन वही शो करेगा जो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक में होगा। ये मतलब यहां पे आपको सिर्फ वही स्टूडेंट शो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक में होंगे। तो देखो, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, कॉलम दोनों से सिलेक्ट हो गए। महक, लावण्या, अभय, ये 3 ऐसे बच्चे हैं जो डांस में नहीं है, सिर्फ म्यूजिक में है। आई बात समझ में अच्छे से? कोई डाउट नहीं ना? और यदि मैं ऊपर पहले डांस लिखती फिर नीचे म्यूजिक लिखती तो आपका आंसर कुछ और होता, क्योंकि यहां पे फिर वो बच्चे शो होते जो सिर्फ डांस में है, म्यूजिक में नहीं है, ठीक है। तो हमने देख लिया यूनियन, जिसमें दोनों टेबल का मर्ज डेटा शो हुआ, इंटरसेक्ट जिसमें दोनों टेबल की कॉमन वैल्यू शो हुई, माइनस जिसमें एक टेबल का डेटा शो हो रहा है जो दूसरी टेबल में नहीं है, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अब कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज इट, ये क्या होता है मैम? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूं तो यहां पे सारी टपल्स कंबाइंडली आपको शो होती है, ड्यूप्लीकेशन भी आपको शो हो जाता है। मतलब हर एक रो दूसरी रो टेबल की रो के साथ में शो होती है, ठीक है। इट रिजल्ट इन ऑल पेयर ऑफ रोज फ्रॉम द 2 इनपुट रिलेशंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट दे हैव द सेम वैल्यूज और कॉमन एट्रीब्यूट्स। बिना ये देखे कि सेम वैल्यूज हो रही है नहीं हो रही है, आपके सारे वैल्यूज आपको शो होंगी, होल पूरी कंप्लीट टेबल शो हो जाएगी। इसको एक्स से, क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है। अब कैसे मैम? तो देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगेन मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास में एक ए टेबल है जिसमें 10, 20 है, एक बी टेबल है जिसमें मेरे पास में 40, 50 और 60 है। अच्छा, 40, 50 और 10 ले लो, ठीक है। क्या बोला मैंने? 40, 50 और 10 है, ये 2 टेबल है मेरे पास। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, ये जो 10 है वो इन सभी वैल्यू के साथ पेयर करेगा, 10 जो है सभी वैल्यू के साथ पेयर करेगा। तो मुझे क्या डेटा रिटर्न हो जाएगा, देखो मुझे कुछ इस तरीके से 10, 40, 10, 50, 10, 10, ठीक है। और फिर ये जो 20 है वो भी क्या करेगा, सभी के साथ पेयर करेगा, 20 भी सभी के साथ पेयर करेगा, 40 के साथ, 50 के साथ, 10 के साथ। तो मुझे क्या शो हो जाएगा बेटा, 20, 40, 20, 50 और 20, 10। तो ये मुझे बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू आंसर मिलेगा। यूनियन ने दोनों में से सभी को कंबाइंडली शो कर दिया था, लेकिन जो रिपीटेड डेटा था, यदि मैं इसके यूनियन की बात करूं, ध्यान से समझना, यदि मैं इसके यूनियन की बात करती हूं तो यूनियन में मुझे आंसर रिटर्न हो जाएगा 10, 20, 40, 50। 10 जो दोनों में रिपीट हो रहा है वो एक ही बार शो होगा। यदि मैं इसके इंटरसेक्शन की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, इसके इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो और कार्टेशियन प्रोडक्ट में मुझे क्या शो हो रहा है, सारी वैल्यूज एक टेबल के जो रिकॉर्ड है वो पेयर कर रहे हैं दूसरी टेबल के हर एक रिकॉर्ड के साथ। तो 10 जो है पहली वैल्यू वो सभी के साथ में पेयर कर रहा है, देखो
है ना, और वैसे 20 जो है वो सभी के साथ पेयर कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में? तो यूनियन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया कि यहाँ पे डुप्लीकेशन अलाउ होता है, यहाँ पे पेयर में यदि डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, कॉमन वैल्यूज आ रही है तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं। यूनियन में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता है, यूनिकली रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। अब इसको कैसे देखोगे, इसके लिए क्वेरी कैसे लिखोगे, समझ तो आ गया मैम अच्छे से, है ना। तो क्वेरी कैसे लिखोगे भाई? From the previous section, we learned that application of operator Cartesian product on two tables result in a table having all combinations of tuples from underlying tables. ठीक है? When more than one table is to be used in query, then we must specify the table name by separating commas in the from clause. आप फ्रॉम क्लॉज से कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हो। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच क्वेरी द डीबीएमएस विल फर्स्ट अप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन स्पेसिफाइड टेबल टू हैव अ सिंगल टेबल। अब यदि आपने बुक खोल के बैठे हो, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला पेज देख रहे होंगे, तो उसमें आपको एक कंप्लीट टेबल मिल जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया म्यूजिक और डांस की। उस कंप्लीट टेबल में आपको सारी एंट्रीज दिख जाएंगी। ठीक है, यहां मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, बट आप देखना आपकी जो बुक है उसमें आपको कंप्लीट सारी चीजें मिल जाएगी, क्योंकि और डिटेल में पढ़ाऊंगी तो ये सेशन हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना जी। चलिए अब आ जाते हैं हम। अच्छा लगाया है, देखो देखो स्क्रीनशॉट लगाया है, बहुत सही है ना, जिससे आपको समझ में आएगा। देखो क्या क्वेरी लिखी मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक। क्या लिखा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक लिखा है। अब देखो यहाँ पे डांस टेबल और म्यूजिक टेबल है ना, दोनों के कॉलम्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये डांस टेबल के सीरियल नंबर नेम क्लास और ये म्यूजिक के सीरियल नंबर नेम क्लास, ये म्यूजिक के दोनों टेबल क्या हो गई? मर्ज हो गई है ना। आस्था, महिरा, मोहित, संजय, ये जो 4 स्टूडेंट थे वो पहले वाले महक 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 के साथ में मर्ज हो गए, फिर वापस ये 4 स्टूडेंट दूसरे महिरा के साथ मर्ज हो गए, फिर वापस ये 4 स्टूडेंट लावण्या के साथ मर्ज हो रहे हैं, फिर ये वापस 4 स्टूडेंट संजय के साथ, देन ये 4 स्टूडेंट अभय के साथ। तो अब आप देख सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपके सामने डेटा विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। एक बार मैं टेबल पे वापस आती हूँ जिससे आपको ये चीज मैं बता पाऊँ। ठीक है, कहाँ है हमारी टेबल जिसपे हमने अभी देखा? यस, हियर इट इज, है ना। इस टेबल को ध्यान से देखना। क्या बताया मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में? यदि मैं इन चारों रिकॉर्ड की बात करती हूं तो ये जो चारों रिकॉर्ड है पहले महक के साथ में शो होंगे, फिर ये सेकंड स्टूडेंट महिरा के साथ में शो होंगे, फिर ये लावण्या के साथ, फिर संजय के साथ, फिर अभय के साथ। तो ऐसे आपके कुल मिला के रिकॉर्ड्स आपको उस टेबल पे विजिबल हो रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताएं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक नहीं ना? कोई भी डाउट नहीं है ना? चारों ऑपरेशन समझ में आ गए। इन पर एक क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी ऑपरेशंस ऑन रिलेशन, या व्हेनेवर यू वांट टू जॉइन टू टेबल्स सो व्हिच ऑपरेशन इज यूज्ड। कौन सा ऑपरेशन यूनिक रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है, कौन सा ऑपरेशन कॉमन रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है, कौन से ऑपरेशन में आप 2 टेबल से कलेक्टिवली डेटा को एक्सेस कर सकते हो विदाउट या रिगार्डलेस कॉमन वैल्यूज। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में? क्वेरीज समझ में आ रही है? चलिए लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं अब हम इसके। अच्छा, यहाँ पे देखो इस तरीके से भी आप वेयर कंडीशन के साथ भी लिख सकते हो, है ना। वेयर कंडीशन के साथ भी आप इस चीज को लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस डी म्यूजिक एम वेयर डी डॉट नेम इज इक्वल्स टू एम डॉट नेम। ये जॉइन का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे कंडीशन लगा के, कि जहां पे डांस टेबल का नाम और म्यूजिक टेबल का नाम इक्वल होगा, जहां पे डांस टेबल में स्टूडेंट का नाम और म्यूजिक टेबल में स्टूडेंट का नाम, मतलब माहिरा और संजय दोनों रिपीट कर रहे थे, दोनों टेबल में नाम इक्वल हो गए, माहिरा माहिरा, संजय संजय, तो उनकी वैल्यू आपको शो कर दी। जब मैंने ये वेयर कंडीशन नहीं लगाई थी, तो आप देखो यहाँ कोई वेयर कंडीशन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो आपको यहाँ पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, पूरे रिकॉर्ड। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाई, है ना, वेयर कंडीशन लगा दी, तो अब आपको सिलेक्टेड रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो आप सिलेक्ट के साथ क्या लगाते हो? वेयर लगाते हो, और ग्रुप बाय के साथ क्या लगाते हो? हैविंग क्लॉज लगाते हो। इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझा, और अब जान लेते हैं जॉइंस के बारे में। ठीक है, तो जॉइन क्या होते हैं बेटा? जॉइन भी ऑपरेशंस ही होते हैं जो 2 टेबल से डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। 2 टेबल से जब आपको रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है तो हम इनका भी यूज कर लेते हैं। दिस इज अनलाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जैसे ही होते हैं, बट यहाँ पे जो होती है ना, विच मेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स, जितने भी टपल्स के कॉम्बिनेशन है वो सब रिटर्न होते हैं। ठीक है, अब ये जॉइन एडवांस टॉपिक है। डिफरेंट टाइप के जॉइन होते हैं, सेल्फ जॉइन, इक्वी जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, डिफरेंट टाइप के जॉइंस होते हैं यहाँ पे, जो आप 2 टेबल पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी हमने यूनियन इंटरसेक्ट को अप्लाई किया, बिल्कुल वैसे ही।
While using the join clause of SQL, we specify conditions on related attributes of two tables within the from clause. From clause के साथ में आप दो टेबल के कॉलम का नाम लिखते हो, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने यहाँ पर दो टेबल के कॉलम का नाम लिखा था ना, स्टार की जगह पर आप कॉलम का नाम लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे दो टेबल के कॉलम का नाम लिखोगे और ज्वाइन कंडीशन के अकॉर्डिंग दो टेबल को ज्वाइन कर दोगे वेयर क्लॉज की मदद से. सच एन एट्रीब्यूट इज प्राइमरी की. अब वो जो दो कॉलम आप एक्सेस करोगे वो दोनों टेबल के एक प्राइमरी की होगी और एक फॉरेन की होगी. प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में अच्छे से पता है ना. देखो फॉर एग्जांपल नहीं भी पता है तो आपका डाउट क्लियर कर दूं मैं. सपोज मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करी, कौन सी टेबल भाई, स्टूडेंट टेबल. तो स्टूडेंट टेबल में मैंने यहाँ पे रोल नंबर क्रिएट किया और एक टेबल मैंने बना दी बेटा यहाँ पे फीस टेबल. तो फीस टेबल में भी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा है, उनकी फीस लिखी है, स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर और नाम लिखा हुआ है. ये कुछ कॉलम्स बनाए. अब आपको ये अच्छे से पता है कि जो प्राइमरी की होता है, किसी भी टेबल का प्राइमरी की वाला जो कॉलम होता है वो टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. जैसे मैंने यहाँ पे सपोज राम नाम के दो स्टूडेंट को एंटर किया, तो अब यहाँ पे राम नाम के दो स्टूडेंट सिमिलर हो गए, तो इनको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी कि मैं किस राम की बात कर रही हूँ. तो मैंने यहाँ पे इनको रोल नंबर अलॉट कर दिया 101, 102. तो अब ये रोल नंबर से हम पता कर पा रहे हैं कि 101 वाला पहला राम है और 102 वाला दूसरा राम है. इन दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम इनके रोल नंबर से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. सो रोल नंबर को मैंने क्या बना दिया, स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की वाला कॉलम बना दिया. मतलब वो कॉलम जो टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं कर रहा है. रोल नंबर से आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. तो जब मैं इन दोनों टेबल को रिलेट करूंगी, तो यहां पे जो रोल नंबर होगा वो मैं यहीं से लेकर आऊंगी. तो यहां जो रोल नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी की ना होकर फॉरेन की बन जाएगा. क्या बन जाएगा, फॉरेन की. मतलब अब यहां जो भी मैं चेंजेस करूंगी वो यहां रिफ्लेक्ट होंगे. तो जॉइंस का जब आप यूज करते हो दो टेबल को ज्वाइन करने में, दो टेबल को कलेक्टिवली डेटा को एक्सेस करने में, तो हम यहाँ पे जिन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं वो फॉरेन की और प्राइमरी की का होता है. कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की वाला कॉलम किसी दूसरी टेबल में जब आप एक्सेस करते हो तो वो दूसरी टेबल का फॉरेन की बन जाता है. ठीक है, तो सच एन एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की इज वन टेबल एंड फॉरेन की इज अनदर टेबल. ठीक है, अब आपकी बुक में इससे ज्यादा डिटेल में ज्वाइन को नहीं समझाया है और ज्यादा क्वेश्चन ज्वाइन के आते भी नहीं है. जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सिंगल रो फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन, इंडिविजुअल फंक्शन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं. इस फंक्शन का क्या काम है, क्या आउटपुट रिटर्न करेगा, इस फंक्शन का नाम ये है तो उसको लिखोगे कैसे, इसका क्या आउटपुट जनरेट होगा. ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इन एग्रीगेट फंक्शन को ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कैसे यूज करते हो, ग्रुप बाय में हैविंग का क्या मतलब होता है, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आज की इस वीडियो में कवर कर ली है. ठीक है, होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ भी आ चुकी हैं. सो यदि सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है, आप एग्जाम को फोड़ के आ सकते हो, इस यूनिट से कोई सा भी क्वेश्चन आया तो अटेम्प्ट करके आ सकते हो, तो भाई जल्दी से सेशन को शेयर कर दो. लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो. क्यों? क्योंकि इसी तरीके से मैं आगे आपके जो डेटा हैंडलिंग वाला पार्ट है, पेंडास लाइब्रेरी का, नंपाई लाइब्रेरी का, पाइथन प्रोग्रामिंग का, वो भी बहुत जल्द लेकर आने वाली हूं, जिससे आप डेफिनेटली एग्जाम को फोड़ कर आओगे. क्योंकि पेंडास वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो अपने आप में बहुत टिपिकल है, जो कभी आपको समझ नहीं आते हैं, जिसमें आप हमेशा परेशान रहते हो मैम, है ना, वो सारी चीजें मैं सॉल्व करवाऊंगी एक सिंगल वीडियो में. जैसे आज डेटाबेस को सिंगल वीडियो में कंप्लीट किया, एक सिंगल वीडियो में मैं वो सारी चीजें सॉल्व करवाने वाली हूँ. तो बने रहना है आपको मेरे साथ, कहीं नहीं जाना है. स्टे ट्यून्ड विद मी. थैंक यू सो मच.